So welcome all future chartered accountants and their parents to CA orientation course. So आपने बहुत ही अच्छा डिसीजन लिया है कि आपने CA कोर्स सिलेक्ट किया है. So कॉमर्स फील्ड में सबसे अच्छा कोर्स CA कोर्स माना जाता है, ये आपको पता ही होगा. ओके और आपने यहाँ पर फ्रेम्स देखे क्या आजू बाजू में क्लासरूम में आने के बाद. ओके सो इट्स वेरी रिप्यूटेड कोर्स. सो आपको पता है हमारे जो प्राइम मिनिस्टर है नरेंद्र मोदी, उन्होंने चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के बारे में क्या बोला है. देखो, द सिग्नेचर ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट इज मोर इम्पॉर्टेंट देन द सिग्नेचर ऑफ प्राइम मिनिस्टर. ओके सो 1 जुलाई इज CA डे. ओके जैसे आप वैलेंटाइन डे सेलिब्रेट करते हो, फ्रेंडशिप डे सेलिब्रेट करते हो, वैसे CA डे होता है ऑन 1 जुलाई. वाई 1 जुलाई? क्योंकि उस दिन हमारी CA इंस्टीट्यूट इनकॉर्पोरेट हुई थी. ओके सो 1 जुलाई को प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने ये सेंटेंस बोला था अबाउट द CA कोर्स. ओके CA डिग्री के बारे में कि हमारी जो सिग्नेचर है वो प्राइम मिनिस्टर के सिग्नेचर से भी इम्पॉर्टेंट है. क्यों इम्पॉर्टेंट है? क्योंकि हम बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होते हैं वो साइन करते हैं. एंड जो अगर वो बैलेंस शीट P&L CA ने साइन की हुई है तो उसको ट्रू बैलेंस शीट एंड P&L माना जाता है. ओके और उसके ऊपर विश्वास रख के लोग क्या करते हैं, उस कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं. ओके सो लोगों का विश्वास हमारे ऊपर है. So that's why there is a importance of CA signature. Okay, next ये तो सबको पता होंगे, अमन गुप्ता. ओके बोट कंपनी के फाउंडर है ये. तो how much CA has taught me, nothing else has taught me. ओके सो इन्होंने चार्टर्ड अकाउंटेंसी कोर्स किया हुआ है एंड वो CEO एंड को फाउंडर है ऑफ बोट कंपनी. कहाँ पर देखा है इनको आपने? शार्क टैंक में. यस करेक्ट. देन नेक्स्ट इज कुमार मंगलम बिरला. आदित्य बिरला ग्रुप पता होगा आपको. ओके सो कुमार मंगलम बिरला भी चार्टर्ड अकाउंटेंट है. CA इज नॉट जस्ट अ क्वालिफिकेशन, इट इज द प्राइड एंड डिग्निटी ऑफ माई लाइफ. देन नेक्स्ट CA सुरेश प्रभु. ओके जो एक्स मिनिस्टर ऑफ सिविल एविएशन, रेलवे, कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के थे, एक्स रेलवे मिनिस्टर. एंड CA एजुकेशन इज माई बिगेस्ट एसेट एंड अचीवमेंट. सो ये अलग अलग फील्ड में CA काम कर रहे हैं, इसलिए मैंने अलग अलग एग्जाम्पल्स आपके सामने लिए. सो व्हाई CA कोर्स? सो देखो इंडिया की पॉपुलेशन अराउंड कितनी है? 140 करोड़ एंड अबाउ. एंड अभी तक कितने चार्टर्ड अकाउंटेंट्स इंडिया में है आपको पता है? अराउंड 3 लाख. ओके 1949 में हमारी इंस्टीट्यूट स्टार्ट हुई, तब से लेके आज तक सिर्फ 3 लाख चार्टर्ड अकाउंटेंट्स है इन इंडिया एंड 140 करोड़ का पॉपुलेशन. तो एक CA अराउंड 5,000 इंडियंस को सर्विस दे रहा है. ओके सो इतनी डिमांड है फॉर CA कोर्स. सो आपने इकोनॉमिक्स में तो पढ़ा होगा, डिमांड इज मोर देन सप्लाई. जब डिमांड मोर होती है तो वैल्यू ज्यादा होती है. करेक्ट. सो दैट्स व्हाई देयर इज अ बिग डिमांड फॉर CA कोर्स. अभी देखो CA कोर्स की फी कितनी होगी? नेक्स्ट क्वेश्चन. ओके ये क्वेश्चन ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा फॉर द पेरेंट्स कि CA कोर्स करने के लिए कितनी फी लगेगी टोटल. सो आपको पता है 3 लेवल्स होते हैं CA कोर्स में. कौन कौन से लेवल्स होते हैं? फाउंडेशन, इंटरमीडिएट, करेक्ट एंड फाइनल. ओके सो CA इंस्टीट्यूट में रजिस्ट्रेशन करना होता है, ये पता है आपको. कुछ स्टूडेंट्स ने ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन भी किया हुआ है. करेक्ट. उसकी फी होती है 9,000. ICAI का रजिस्ट्रेशन जो करना है वो तीनों लेवल्स पे करना होता है. देन इंटरमीडिएट की 18,000, फाइनल की 22,000 जो CA इंस्टीट्यूट को आपको पे करनी है. एंड क्लास की फीस यहाँ पर दी है. ओके सो टोटल मिला के कॉस्ट 2,44,000 होगी पूरे CA कोर्स की. ओके एंड आपको आर्टिकलशिप करनी होती है, ये पता है क्या? मतलब क्या करना है? CA के अंडर काम करना होता है. ओके वो कितने साल की आर्टिकलशिप है बताओ?
2 इयर्स की, करेक्ट। और तब आपको स्टाइपेंड मिलेगा, सैलरी मिलेगी, ओके। सो हम यहाँ पर सीखने के लिए जाते हैं, एज ए एम्प्लॉय नहीं जाते, तो सैलरी नहीं बोलते, क्या बोलते हैं, स्टाइपेंड, ओके। तो वो स्टाइपेंड 10,000 मिलेगा आपको पर मंथ, ओके। सो ऐसे आप 12 मंथ्स एक साल में हुए, 2 साल के 24 मंथ्स इंटू 10,000 करो, 2,40,000 आप ही कमाने वाले हो 2 साल में, करेक्ट। हमारी कॉस्ट हो रही है 2,44,000 एंड आपने कमाया है 2,40,000, मतलब पेरेंट्स को कितना पे करना है, सिर्फ 4,000, ओके। सो सबसे सस्ता कोर्स है ये, करेक्ट। बाकी कौन से कोर्सेस में इतना स्टाइपेंड नहीं मिलता है, ओके। या जहां पर जिस कोर्स में आर्टिकलशिप ही नहीं है, वहां पर तो कुछ इनकम ही नहीं है ना स्टूडेंट को, सिर्फ कोर्स की फी पे करती रहनी है, ओके। एंड अगर एमबीए वगैरह के लिए भी आप जाते हो तो आपको पता है कि रेप्यूटेड कॉलेज में ही आप गए तो ही वैल्यू है एमबीए के लिए, ओके। सो दैट्स व्हाई इट इज वेरी चीपेस्ट कोर्स। एंड इसके अगेंस्ट इसका इनकम पता है, सीए होने के बाद कितना इनकम मिलता है वो तो पता होगा, सबसे पहले वही इंफॉर्मेशन हमने निकाली थी मैम। कितना मिलता है पर मंथ, अराउंड मोर देन 50,000, करेक्ट। सो पर मंथ मोर देन 50,000, ओके। सो 4 मंथ्स 5 मंथ्स सीए होने के बाद 5 मंथ्स में ही 2,50,000 होने वाले हैं। सो ये कितना आराम से रिकवर होने वाला है, देखो कॉस्ट, ओके। अभी इसके बाद सीए कोर्स के 3 लेवल्स आपने बता दिए, वो करेक्ट है कि पहले फाउंडेशन लेवल है, देन सीए इंटरमीडिएट, देन 2 इयर्स का पीटी, पीटी का फुल फॉर्म है प्रैक्टिकल ट्रेनिंग। सो जो हम आर्टिकलशिप के बारे में डिस्कस कर रहे थे उसको बोलते हैं प्रैक्टिकल ट्रेनिंग, एंड देन सीए फाइनल, ओके। तो यहाँ पर मैंने टाइमलाइन आपके लिए एक्सप्लेन की है कि अगर आप सितंबर 25 में सीए फाउंडेशन दे रहे हो तो आपका सितंबर 26 में सीए इंटरमीडिएट आएगा, ओके। उसका रिजल्ट लगने के बाद आपको स्टार्ट करना है विथ प्रैक्टिकल ट्रेनिंग 2 इयर्स का। सो 2026 2028 प्रैक्टिकल ट्रेनिंग 2 इयर्स का कंप्लीट होने के बाद 6 मंथ्स की गैप होती है, एंड देन यू विल अपीयर फॉर सीए फाइनल, ओके। तो नवंबर 2029 में आपका सीए फाइनल होगा। सो आपको इंटरेस्ट रहेगा ना कि मैम हमने अभी सीए फाउंडेशन स्टार्ट किया तो हम कब तक चार्टर्ड अकाउंटेंट बन जाएंगे, ओके। तो नवंबर 2029 तक आपकी सीए कोर्स की जर्नी रहेगी। अभी मुझे बताओ सीए फाउंडेशन साल में कितनी बार कंडक्ट होती है एग्जाम, पता है आपको? 3 बार, करेक्ट। सो कौन कौन से मंथ है? करेक्ट, जनवरी, मई एंड सितंबर। सो अगर आपको सितंबर 25 में अपियर होना है तो आप हो सकते हो, या आपको जैन 26 में अपियर होना है तो भी आप जैन 26 में आपकी एग्जाम दे सकते हो, ठीक है। जैन 26 में अगर आपने एग्जाम लिखी तो जैन 27 में आ जाएगा फिर आपका सीए इंटरमीडिएट का, एंड उसके बाद 27-29 तक आपका जाएगा 2 इयर्स का आर्टिकलशिप, एंड मई 2030 में आपका आ जाएगा सीए फाइनल, ओके। सीए फाउंडेशन लेवल पे 4 सब्जेक्ट्स है, सीए इंटरमीडिएट में 6 सब्जेक्ट्स है, सीए फाइनल लेवल पे 6 सब्जेक्ट्स है, ओके। सो उसमें से हम सीए फाउंडेशन के सब्जेक्ट्स अभी डिटेल में देखने वाले हैं, इंटर एंड फाइनल के अभी डिटेल में नहीं देखेंगे, ठीक है, क्योंकि मेन तो स्टेप बाय स्टेप जाएंगे ना। मेन पहले हमें क्या स्टार्ट करना है, सीए फाउंडेशन। सो किसी को पता है सीए फाउंडेशन में कितने सब्जेक्ट्स है? 4 सब्जेक्ट्स है, अकाउंटिंग, बिजनेस लॉ, इकोनॉमिक्स एंड मैथ्स, करेक्ट। सो मैथ्स का नाम है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, ओके। एक पेपर कितने मार्क्स का है? 100 मार्क्स का है। सो टोटल कितने मार्क्स की आपकी एग्जाम होने वाली है? 400 मार्क्स की, ओके। एंड पासिंग कितने को है पता है क्या? 200 को पासिंग है, वेरी गुड। एंड सब्जेक्ट वाइज भी कुछ मिनिमम लिमिट है, वो पता है कुछ? करेक्ट, 40, ओके। सो किसी स्टूडेंट को 230 मिले आउट ऑफ 400, ओके, बट किसी सब्जेक्ट में बिलो 40 मिले हैं। फॉर एग्जाम्पल किसी सब्जेक्ट में 38 मार्क्स मिले हैं, तो वो स्टूडेंट पास है क्या, बताओ?
नहीं पास है, क्योंकि मिनिमम 40 हर सब्जेक्ट में चाहिए। ओके, एंड किसी स्टूडेंट को सारे सब्जेक्ट्स में 40 है, तो टोटल कितनी बन रही है? हाँ, सो 160, करेक्ट। सो 160 टोटल हो रही है, तो वो पास है क्या? वो भी पास नहीं है, क्योंकि टोटल 200 नहीं हो रही है। तो आपको क्राइटेरिया करेक्टली समझ में आ गया है। तो मुझे बताओ, मिनिमम 40 का टारगेट रख के चलेगा क्या आपको? नहीं, मिनिमम सब्जेक्ट वाइज भी हम कितना टारगेट रखेंगे? 50 रखेंगे। सो उससे क्या होगा? एग्रीगेट भी 200 बन जाएगा। सो 40 नंबर ही भूल जाओ। ओके, क्या है क्राइटेरिया? सब्जेक्ट वाइज भी 50 है, ओवरऑल भी 50 है, ऐसे ही दिमाग में रखना है हमें। ओके, सो अभी सब्जेक्ट वाइज देखते हैं। फर्स्ट अकाउंटिंग सब्जेक्ट है जो मैं पढ़ाने वाली हूँ आपको। आई एम CA साइली लिमय, आई एम फाउंडर ऑफ दिस एकेडमी एंड आई हैव completed CA in 2014 and after that I have started with this academy. So I teach account subject for last 5 years. So अकाउंट सब्जेक्ट में हम कैसे कैसे करने वाले हैं क्लास में, वो मैं बताती हूँ आपको। सारे स्टूडेंट्स कॉमर्स बैकग्राउंड के हैं क्या? बताओ। ओके, वाह, मेरे लिए इजी है फिर। सो कॉमर्स का जो भी 11th एंड 12th का सिलेबस है अकाउंट्स का, ओके, वो 70% सिलेबस सेम है CA फाउंडेशन में। ओके, बट थोड़ा सा हायर लेवल पे क्वेश्चन है। सो फाइनल अकाउंट्स ऑफ सोल प्रोप्राइटर, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स, BRS, जर्नल लेजर, ट्रायल बैलेंस, ओके, ये सब आपने किया हुआ है। पार्टनरशिप, कंपनी अकाउंट, ये सारे जो सब्जेक्ट्स है या टॉपिक्स है, वही टॉपिक्स आपको CA फाउंडेशन लेवल पे है, बट थोड़े हायर लेवल के क्वेश्चंस रहेंगे। ओके, तो क्लास में हम क्या करने वाले हैं? जो CA इंस्टीट्यूट का मॉड्यूल है, ICAI का मॉड्यूल, वो सबसे इम्पॉर्टेंट होता है, तो उससे हम सारे कंसेप्ट पढ़ने वाले हैं। उसके सारे क्वेश्चंस क्लास में हम सॉल्व करने वाले हैं एंड आपको होमवर्क भी होने वाला है एवरी डे। तो होमवर्क में आपको क्या होगा कि क्लास नोट्स जो मिलेंगे उसमें बहुत सारी क्वेश्चन बैंक, बहुत सारे क्वेश्चंस दिए हुए हैं, उसमें पास्ट एग्जाम के क्वेश्चंस, उसके बाद RTP, मॉक टेस्ट पेपर्स, वो सारे क्वेश्चन इंक्लूड है। ओके, सो वो आपको होमवर्क के लिए देने वाले हैं जो सिमिलर होंगे क्वेश्चन। ठीक है, सो क्वेश्चन बैंक एंड ICAI का मॉड्यूल, इसकी प्रैक्टिस हम क्लास में करने वाले हैं एंड होमवर्क नेक्स्ट डे चेक होने वाला है। ओके, हम डिस्कस करने वाले हैं। उसके बाद हम टॉपिक वाइज टेस्ट लेंगे। जैसे ही टॉपिक खत्म हो जाएगा, आपको टाइम दिया जाएगा वो टॉपिक प्रिपेयर करने के लिए एंड देन टेस्ट होगी। ऐसे नहीं होगा कि आज टॉपिक खत्म हुआ है, कल टेस्ट है इस टॉपिक की, ऐसे नहीं होगा। आपको टाइम 4-5 डेज दिए जाएंगे एंड उस टॉपिक के ऊपर टेस्ट होने वाली है। ये सारे सब्जेक्ट्स के लिए हैं। हाँ, सो हमारे क्लास के साथ साथ ही आपके एक रिवीजन कंप्लीट होने वाली है। हमारा क्लास 4 मंथ्स का रहेगा। ओके, सो 4 मंथ्स में पूरा हम सिलेबस कंप्लीट करने वाले हैं एंड उसके बाद आपके और 4 टेस्ट एंड रिविजन्स होने वाले हैं। सो जो 4 टेस्ट है वो कैसे होंगे? 50-50% के 2 टेस्ट एंड देन फुल सिलेबस के 2 टेस्ट होने वाले हैं। अकाउंट्स का जो पेपर है वो 11th-12th में आपने लिखा है डिस्क्रिप्टिव वाला, सेम वैसे ही पेपर रहेगा, बट उसमें और एक एडिशन है जो आपके लिए बहुत अच्छी है कि कैलकुलेटर अलाउड है एट CA फाउंडेशन लेवल। ओके, सो 11th-12th में कैलकुलेटर अलाउड था क्या? नहीं, बट फाउंडेशन, इंटर, फाइनल, ऑल 3 लेवल्स पे फॉर ऑल सब्जेक्ट्स कैलकुलेटर अलाउड है। सो ये आपके लिए बहुत इजी होने वाला है एंड टोटल याद रखो, हमें 5 टाइम्स सॉल्विंग प्रैक्टिस करनी है। सो जस्ट इमेजिन करो, एक क्वेश्चन आपने 5 टाइम्स सॉल्व किया है एंड वही क्वेश्चन मेन एग्जाम में आया, तो आपके लिए कितना इजी होगा, आपको 5 स्टेप सारे रिकॉल हो जाएंगे। सो सॉल्विंग प्रैक्टिस कितनी इंपॉर्टेंट है आपको समझ में आ गया। ओके, इसलिए आपको क्या करना है? सारे टेस्ट लिखने हैं, सारे होमवर्क करने हैं, क्लास को रेगुलरली प्रेजेंट रहना है। ओके, सो मैं 4 रिस्पॉन्सिबिलिटीज, 4 स्टेप्स आपको बता रही हूँ टू क्लियर CA फाउंडेशन। ओके, फर्स्ट स्टेप इज रेगुलरली क्लास अटेंड करना है। ओके, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी फैकल्टीज की, दोनों एक्सप्लेन कर रही हूँ आपको।
सो दोनों का पार्टनरशिप अच्छा है तो रिजल्ट कैसे आएगा, अच्छा ही आएगा। सो आपको रेगुलर क्लास अटेंड करना है, मतलब हमें रेगुलर क्लास लेना है, करेक्ट। सेकेंड इज आपको होमवर्क करना है घर जाके, सो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, हमें होमवर्क देना है आपको, करेक्ट। थर्ड है कि रेगुलरली आपको रिवीजन करना है जो भी क्लास में सिखाया है वो। सो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी कि आपको बताना कि आज क्या क्या रिवाइज करना है आपको, ठीक है। एंड फोर्थ रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है कि आपको टेस्ट लिखने हैं, ओके। टेस्ट कौन से, टॉपिक वाइज टेस्ट, एंड जो बाद में हम 4 टेस्ट लेने वाले। इतनी प्रैक्टिस होने के बाद वहां पर आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा। सो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपके टेस्ट कंडक्ट करना। सो दोनों ने अपने अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज अच्छे से हैंडल की तो रिजल्ट पक्का अच्छा ही आने वाला है, ओके। सो समझ में आ गया 4 स्टेप्स क्या क्या आपको करने हैं, ओके। सो अकाउंट्स के बारे में ये अभी तक डिस्कस किया है। आपके पर्सनल डाउट सॉल्व होने वाले हैं 1 to 1, बट वो हम पूरा डिस्कशन होने के बाद सॉल्व करेंगे, ओके। सो नेक्स्ट सब्जेक्ट जो है वो है मैथ्स क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, वो भी 100 मार्क्स का है। सो प्रोफेसर स्नेहाली मैम जो इंजीनियर है वो आपको मैथ्स पढ़ाने वाले हैं। सो मैथ्स के बारे में मैम आपको डिटेल में बताएंगे। यस सो हॅलो एव्हरीवन. मला सांगा किती लोकांना मराठी कळतं? ओके, सो एव्हरीबडी अंडरस्टँड्स मराठी? ऑल राईट. So my name is Professor Sneha Limaye. I have done my computer engineering and I am into teaching field for nearly now 8 to 9 years teaching experience I have. So first of all, welcome to CA Foundation. Okay. सी नाउ हमारा जो पेपर है, ओके, आर बिजनेस मैथमेटिक्स, ओके। अभी मैथ्स का जो पेपर है दैट इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, ओके। कौन कौन से? बिजनेस मैथमेटिक्स, लॉजिकल रीजनिंग अँड स्टॅटिस्टिक्स. आता तुम्हाला मी सगळ्यांना अतिशय महत्त्वाची गोष्ट सांगणार आहे, ती म्हणजे लॉजिकल रीजनिंग हे 20 मार्क्सचं आहे. हां, सो लॉजिकल रिझनिंगमध्ये तुम्ही फुल मार्क्स मिळवले की अर्धी तुम्ही लेवल अचीव केली फॉर मॅथ्स. कारण ॲज तुम्हाला सगळ्यांना माहिती आहे की 40 मार्क मिळायला पाहिजेत कंपल्सरी इन एव्हरी सब्जेक्ट, ओके. सो हे लक्षात ठेवा, 20 मार्क्स इफ यू गेट एंटायरली, अर्धी रेस तुम्ही जिंकलात. सो बेसिकली बाकीचे जे आहे बिझनेस मॅथमॅटिक्स दॅट इज 40 अँड स्टॅटिस्टिक्स इज ऑल्सो 40. हां, आणखीन एक गोष्ट, कोणाकोणाचं 11वी 12वी मॅथ्स होतं? कोणाचंच नाही, ओके. सो सी, आता मी तुम्हाला हे एक सांगते की मी अगदी प्रायमरी लेव्हलपासून मॅथ्स शिकवत आलेली आहे, ओके. सो बेसिक मॅथ्स, कारण सी बेसिक्स ज्यांचे कच्चे असतात ना त्यांना मॅथ्स कायम अवघड जातो, बरोबर आहे. सो बेसिक्सपासून मी शिकवणार आहे. म्हणजे बेसिक्स म्हणजे आता फॉर एक्झाम्पल तुम्हाला सांगते, फ्रॅक्शन डिव्हिजन. किती लोकांना फ्रॅक्शन डिव्हिजन आठवत आहे? नाही आठवत? आठवत आहे, व्हेरी गुड. सो त्या लेव्हलपासून मी शिकवते, कारण मॅथ्सला हेच आहे की हे जर तुम्हाला बेसिक्स क्लिअर असतील ना आणि रेग्युलर प्रॅक्टिस मॅथ्समध्ये केली की यू विल डेफिनेटली स्कोअर इन मॅथ्स, ओके. सो स्टॅटिस्टिक्स बद्दल मला एक सांगायचं आहे, म्हणजे स्टॅटिस्टिक्स पण ना खूप इझी आहे. म्हणजे वन्स यू अंडरस्टँड द कन्सेप्ट, असं खूप डिफिकल्टी लेव्हल त्याच्यात काही नाही आहे. यू जस्ट हॅव टू फॉलो दोज स्टेप्स अँड यू विल गेट द आन्सर. म्हणजे इट इज स्कोरिंग. स्टॅटिस्टिक्सचा पार्ट सुद्धा भरपूर स्कोरिंग आहे, ओके. तुम्हाला माहितीच आहे की हा MCQ पॅटर्न आहे, 100 क्वेश्चन्स, 1 मार्क ईच. आता मॅथ्स संदर्भात मला तुम्हाला एक सांगायचं आहे, ओके. वेन इट कम्स टू मॅथ्स इज इक्वल टू प्रॉब्लेम सॉल्विंग एव्हरी डे. कारण प्रॅक्टिस शिवाय मॅथ्स नाहीच येत. हां, सो रेग्युलर प्रॅक्टिस, लाईक लेट्स से फॉर एक्झाम्पल 10 सम्स जरी तुम्ही रेग्युलरली केलेत एव्हरी डे आणि स्टार्टिंग ऑफ आवर कोर्स, तर तुम्हाला डेफिनेटली त्याच्यानी फायदा होणार आहे.
कारण मी माझ्या सगळ्या स्टुडंट्सना सांगते मॅथ्स हा स्कोरिंग सब्जेक्ट आहे. ओके, सो तिथे आपण जास्तीत जास्त जर कव्हर करायचा प्रयत्न केला तर तुमचा कॉन्फिडन्स पण वाढतो, तुमचा स्कोर पण वाढतो, आणि दॅट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. हां, सो रेग्युलर प्रॅक्टिस ही मस्ट आहे. सगळ्यांनी रेग्युलरली अटेंड करायचं लेक्चर. हां, कारण खूप लोकांचं मॅथ्स नव्हतं, बरोबर आहे, 11वी 12वी. सो 10वी नंतर आता तुम्ही मॅथ्सकडे आलेला आहात. सो रेग्युलर प्रॅक्टिस, रोज येणं हे खूप गरजेचं आहे. हां, कारण तुम्ही मिस केलं की मग ती कॉन्सेप्ट मिस होणार आणि मग यू विल नॉट अंडरस्टँड, मग त्याचा काही उपयोग नाही. सो रेग्युलर प्रॅक्टिस आणि रेग्युलर अटेंडन्स इज मस्ट. हां, वीकली टेस्ट आपण घेणार आहोत. जसं सायली मॅमनी सांगितलं की आपण व्यवस्थित वेळ देऊन टेस्ट घेतो. ओके, आणि हे जे लॉजिकल रिझनिंगचा जो पार्ट आहे तो मी टुगेदरच घेते, कारण तुम्हाला तो एकदा केला ना की तुम्हाला तो एक कॉन्फिडन्स येतो की बाबा हे एवढं अवघड नाही आहे. की उगाच आपण घाबरत असतो लॉजिकल रिझनिंग असा शब्द वापरला की, पण ॲक्च्युअली ना इट इज व्हेरी इझी आणि इट इज स्कोरिंग एज वेल. हां, सो दॅट विल डेफिनेटली हेल्प यू. ओके, कॅल्क्युलेटर टेक्निकशिवाय मॅथ्स आपण करूच शकत नाही, बिकॉज वी हॅव टू कम्प्लीट इन दॅट पर्टिक्युलर गिवन अमाऊंट ऑफ टाईम. हां, सो कॅल्क्युलेटर ट्रिक्स मी अकॉर्डिंग टू द टॉपिक्स शिकवणार आहे. ऑल्सो आपण कसं सॉल्व्ह करतो, समजा एखाद्याला नाही कॅल्क्युलेटर ट्रिक येत आहे पण एखादी मेथड तुम्हाला कळतीये किंवा कळली आहे, तर ती मेथडसुद्धा तुम्हाला आली पाहिजे. लास्ट मिनिट नाही आठवलं, कॅल्क्युलेटर ट्रिकच विसरली, तर नॉर्मल मॅथ सॉल्व्ह करून पण आपल्याला आन्सर आलं पाहिजे. सो मी दोन्ही पद्धतीने शिकवणार आहे मॅथ शिकवताना. मी मेथडही सांगणार आहे आणि कॅल्क्युलेटर ट्रिक तर मस्टच आहे. हां, कारण कारण आपल्याला ना टाईम मॅनेजमेंट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. सो कॅल्क्युलेटर ट्रिक शिकवली आणि तुम्ही ती अप्लाय करायला लागलात की तुम्हाला ती प्रॅक्टिस होणार. सो एव्हरी टाईम आपण जेव्हा जेव्हा सॉल्व्ह करू इन द क्लास, कॅल्क्युलेटर ट्रिकनी तुम्ही मला सॉल्व्ह करून इमिडिएटली आन्सर सांगायचं. तसं आपण टाईम मॅनेजमेंटच्या दृष्टीने पण आपण क्लासमध्ये घेणार आहोत. ओके, आणि दुसरी महत्त्वाची गोष्ट, कुणालाही कितीही फालतू वाटला की त्या दिवशी क्लासमध्ये उभं राहून मला भीती वाटते विचारायला मॅमना, नो प्रॉब्लेम. क्लास संपला की यू कम टू मी अँड आस्क मी. कारण कसं होतं, कधी कधी आपल्याला वाटत असतं आपला डाऊट फालतू आहे. ओके, आपण सगळ्यांच्या समोर कसा विचारायचा, सगळे आपल्याला म्हणतील की हिला येत नाही. सो डोंट बी इन टू दॅट फ्रेम ऑफ माइंड ॲट ऑल. ओके, कारण माझ्याकडनं तुम्ही समजून घ्या, बेस तुमचा क्लिअर करून घ्या, कारण हा बेस तुम्हाला पुढे जाऊन पण खूप उपयोगी पडणार आहे. हां, सो दॅट्स अबाउट इट. सो सी यू ऑल. ओके, गुड मॉर्निंग एवरीवन. कैसा लग रहा है? थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है क्या कर रहे हैं अपन, क्या करने जाने वाले हैं अपन, थोड़ा थोड़ा आइडिया आ रहा है? ओके, लेट मी फर्स्ट क्विकली इंट्रोड्यूस माई सेल्फ. मेरा नाम CA कौशिक S अग्रवाल है. एकेडमिकली मैं एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हूं एंड साथ ही में FRM फाइनेंशियल रिस्क मैनेजर जो एक US में एक कोर्स होता है वो भी मैंने कंप्लीट किया है. टीचिंग की बात करें तो आई हैव बीन विद सक्सेस मंत्रा फॉर पास्ट फ्यू इयर्स नाउ एंड हैव बीन मेंटरिंग स्टूडेंट्स, टीचिंग स्टूडेंट्स, स्पेशली द सब्जेक्ट्स बिजनेस लॉज एंड बिजनेस इकोनॉमिक्स, हमारे थियरी सब्जेक्ट्स जो कि हमको CA फाउंडेशन लेवल पर है. CA इंटर लेवल पर भी बात करें तो अगेन लॉ, ऑडिट एंड SM ये वाले सब्जेक्ट्स आर कवर्ड बाय मी एट दैट लेवल. उसके बाद अपन बाद में करेंगे. अभी अपन बात करते हैं मेनली किस चीज के बारे में, CA फाउंडेशन के बारे में, जिसके लिए अपन यहां पर आए हैं. उसमें भी सबसे पहला सब्जेक्ट बिजनेस लॉज. देखो, बिजनेस लॉज एंड बिजनेस इकोनॉमिक्स की अगर अपन बात करें तो इट इज व्हाट वी कैन से अ थियोरेटिकल सब्जेक्ट, और बोथ आर बेसिकली थियोरेटिकल सब्जेक्ट्स. कितने लोगों को यहां पर थियरी पसंद है कंपेयर टू प्रैक्टिकल? किसी को भी नहीं. सबके साथ में यही होता है कि थियरी, देख प्रैक्टिकल में हमको थोड़ा बहुत इंटरेस्ट आता है देखने करने में, अरे सॉल्व करना है, वो इतना बोर नहीं लगता.
बट थियरी में यहीं पर हमारी मतलब जिसमें स्कोर कम होता है या हमको अच्छे से नहीं आता है मार्क्स, वो बेसिक रीजन यही है कि हमारी लाइकिंग डेवलप नहीं होती वो थियरी के तरफ। ठीक है, अगर अपन बात करें बिजनेस लॉस की, तो दिस इज नॉट जस्ट अ रैंडम थियरी सब्जेक्ट जैसा अभी तक आपने बचपन से पढ़ते आया है। इट इज समथिंग दैट इज मोर रेलेवेंट टू और मोर प्रैक्टिकली रेलेवेंट टू रियल लाइफ। रियल लाइफ में लॉ के बारे में किसको क्या पता है? लॉ मतलब क्या है? हमारे बेसिक गाइडलाइंस जो कि गवर्नमेंट हमको देती है, इतना तो पता है, राइट? अब वही चीजें जो चार्टर्ड अकाउंटेंट से रेलेवेंट है, वो लॉस क्या होते हैं, कैसे अप्लाई होते हैं, उसकी प्रोविजंस क्या क्या है, ये सब हमको जो है सीए फाउंडेशन के बेसिक लॉस बेसिकली हमको इस सब्जेक्ट में कवर्ड है। ठीक है, कैसे हम पढ़ने वाले हैं सब्जेक्ट को? सबसे पहले आईसीएआई का जो मटेरियल है, जो मॉड्यूल है, उसको यूज करके हम क्लास में पहले पूरी तरीके से इंटरेस्टिंगली मॉड्यूल को कवर करने वाले हैं कॉन्सेप्चुअली, सो दैट राइट फ्रॉम द वेरी बेसिक वेरी बिगिनिंग की लॉ क्या है, ये पॉइंट से लेकर के अल्टीमेटली हमारे को जो अलग अलग एक्ट्स दिए हैं, अलग अलग चीजें दी है, कैसे होती है, क्या होता है, पेपर कैसे लिखना है, सारी चीजें हम जो है ओवर द पीरियड ऑफ 4 मंथ्स, जो हमारी क्लास का ड्यूरेशन है 4.5 मंथ्स, उसमें कवर करने वाले हैं। ठीक है, दूसरी चीज, लॉ में रियल लाइफ एग्जाम्पल्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं थियरीज को समझने के लिए। देखिए, आपको अगर सिंपली मैं बोलूं ना, तो जो लॉ है ना, दैट इज नथिंग बट सिंपल लॉजिक्स रिटन इन कॉम्प्लिकेटेड लैंग्वेज। सिंपल लॉजिक्स ही है, बस उसका लिखने का तरीका, उसको लिखने की लैंग्वेज जो है वो थोड़ी अपर लेवल की, थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड होती है, जिसको हम क्लास में सिंप्लीफाई करेंगे, रियल लाइफ एग्जांपल्स क्लास में लेंगे, जिससे आपको इजीली आप वो लैंग्वेज को कनेक्ट कर पाओगे कि एक्चुअली क्या बोल रहा है इस लैंग्वेज में, कैसा क्या लिखना है, क्या इसका मतलब है। बिजनेस लॉज में एक और सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है हमारी राइटिंग प्रैक्टिस, जो कि मेजॉरिटी स्टूडेंट्स नहीं करते हैं, और जो लोग भी अभी रिसेंट जो अटेम्प्ट का रिजल्ट आया है, जिसमें मेजॉरिटी जो भी स्टूडेंट्स फेल हुए हैं, वो इसी एक कारण के वजह से हुए हैं कि उन्होंने राइटिंग प्रैक्टिस नहीं की। थियरी हम समझ लेते हैं, देख लेते हैं, पढ़ लेते हैं, अपने को लगता है हो गया, आ गया, बट ऐसा नहीं होता। उसकी राइटिंग प्रैक्टिस, डेली राइटिंग प्रैक्टिस जो है हमको रिक्वायर्ड रहती है, स्पेशली इन द सब्जेक्ट बिजनेस लॉज। देखिए, जो आपने अभी तक मैथ्स है, अकाउंट्स है, इकोनॉमिक्स है, ये तीनों भी सब्जेक्ट नहीं किया अभी तक, थोड़े बहुत अपन ने अपनी लाइफ में देखे हुए हैं, बट बिजनेस लॉज इज समथिंग जो कि आपको पहली बार जिस सब्जेक्ट से आपका इंट्रोडक्शन होने वाला है। सो इसीलिए इसको अच्छे से समझना एंड राइटिंग प्रैक्टिस करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि जिसकी राइटिंग प्रैक्टिस भी अपन क्लास में इटसेल्फ करने वाले हैं। ऑब्वियसली आपको घर पर उसके लिए होमवर्क वगैरह मिलेगा, क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने के लिए आपको जो है क्वेश्चन बैंक मिलेगी, जिसमें पास्ट 5 से 6 अटेम्प्ट के आपके क्वेश्चन पेपर्स, आरटीपीज एमटीपीज ये वर्ड सुना है कभी? बेसिकली सीए जो इंस्टीट्यूट है वो आपके लिए मॉडल क्वेश्चंस, अभी के लिए ऐसा समझो मॉडल क्वेश्चंस आपके लिए रिलीज करते हैं हर एक अटेम्प्ट में, तो वो सारी चीजें भी आपके क्वेश्चन बैंक में एक पूरा जो है कवर्ड रहता है, अलग अलग सोर्सेस से सारे क्वेश्चंस एक बुक में आपको मिलते हैं, सो दैट आपको बार बार जो है प्रैक्टिस उस जगह से आप कर पाओ। एक और चीज, क्लास टेस्ट हमारी यहां पर हर एक टॉपिक वाइज जैसा जैसा अपना टॉपिक होते जाएगा वो होगी, प्लस आखिर में जाकर के 50% प्लस 50% सिलेबस की ऐसी 2 टेस्ट, प्लस 100% सिलेबस की 2 टेस्ट आपकी होगी। राइटिंग प्रैक्टिस, मोर स्पेसिफिकली इन राइटिंग एंड बेसिकली इन ऑल द सब्जेक्ट्स, आपको जो है जब तक आप टेस्ट नहीं लिखते आपको असेसमेंट नहीं आएगा कि अपनी प्रिपरेशन कहां कितनी लेवल तक है, क्या चीज की इंप्रूवमेंट की हमें जरूरत है, जिसको हम अगेन क्लास टेस्ट के थ्रू एड्रेस करने वाले हैं। डाउट सॉल्विंग, अगेन कोई भी टाइम पर कोई भी डाउट है, जैसा कि मैम ने भी एम्फेसाइज किया, डोंट थिंक कि ये डाउट सही है गलत है, मैं क्या पूछ रहा हूं क्या पूछ रही हूं, ये क्या लोग हंसेंगे, डोंट वरी, एवरीवन इज इन द सेम बोट, हर कोई थोड़ा आगे पीछे जो है एक ही जगह पर है। आप जब तक पूछोगे नहीं तब तक आपको समझेगा नहीं, और जब तक आपको समझेगा नहीं आपको वो पढ़ने में मजा नहीं आएगा। जो डाउट्स है, जितने डाउट्स है पूछिए, हर एक डाउट आपका सॉल्व किया जाएगा।
कंपेरेटिवली इजियर सब्जेक्ट बिजनेस इकोनॉमिक्स। बिजनेस इकोनॉमिक्स कंपेरेटिवली इजियर बोल रहा हूं मैं यहां पर, ऐसा नहीं कि मतलब इसको ना पढ़ के भी हो जाएगा, पढ़ना इसको भी डेफिनेटली पड़ेगा, बट इसकी एग्जाम हमारी कैसी होती है, एमसीक्यू फॉर्म में होती है। यहां पर आपको लिखने की कुछ जरूरत नहीं है, 4 आपको ऑप्शंस देते हैं, यू हैव टू सर्कल द ऑप्शन, राइट ऑप्शन। अगेन इस सब्जेक्ट के लिए भी हम आईसीआई मटेरियल के थ्रू हमारे क्लास में पूरा कवरेज करेंगे। इसके लिए आपको एमसीक्यू बैंक मिलेगी एक, जिसमें देयर विल बी मोर देन 1000 एमसीक्यूज हर टॉपिक के मिला करके, सो दैट आप जो है मल्टीपल एमसीक्यूज की आपको आइडिया मिले, प्रैक्टिस हो आपकी ज्यादा से ज्यादा एमसीक्यू सॉल्विंग की, क्योंकि अपने को आखिर में जाकर के एमसीक्यू ही सॉल्व करना है। उसके पहले ऑब्वियसली कॉन्सेप्चुअली पूरा मटेरियल जो आपने देखी 11th-12th में इकोनॉमिक्स पढ़ा है, वो एक बेसिक लेवल का था। यहां पर उसी का थोड़ा एडवांस वर्जन, कुछ कुछ चीजें वहां से सेम है, कॉपी है, बट उसके अलावा भी देयर आर सर्टेन थिंग्स दैट विल बी कवर्ड हियर। इसके लिए भी हमारे पास में क्लास टेस्ट्स होगी, हर एक टॉपिक जैसा जैसा होते जाता है, एंड डाउट सॉल्विंग रिमेन्स द सेम फॉर ऑल द सब्जेक्ट्स। कभी भी कहीं भी कोई भी डाउट है तो आप डेफिनेटली आकर के पूछ सकते हैं। ठीक है सर, ये तो बात हो गई अभी तक हमारे सब्जेक्ट्स की, राइट। बट हमारे मन में ये डाउट है कि हम सीए क्यों करें, या फिर बेसिकली हमको स्कोप क्या क्या मिलेगा सीए के बाद में। एक सीए बनने के बाद में हम इतनी मेहनत डाल देंगे, सब हो जाएगा, उसके बाद में सीए बनने के बाद में हम क्या कर सकते हैं, व्हाट इज द स्कोप आफ्टर माय कंप्लीशन ऑफ सीए। देखिए एकदम बेसिक अगर मैं बोलूं, टैक्स रिटर्न फाइलिंग, ऑडिट, एश्योरेंस, ये सब आपने टैक्स रिटर्न एटलीस्ट सुना होगा, घर पर आपके पापा वगैरह फाइल करते होंगे हर मार्च एंड के बाद में, राइट, जून जुलाई के ये टाइम पर। ये कौन करता है, बेसिकली एक चार्टर्ड अकाउंटेंट ही करता है, क्योंकि टैक्स एंड ये सब चीजों से रिलेवेंट सबसे ज्यादा नॉलेज एक चार्टर्ड अकाउंटेंट के पास में ही होता है। इंटर और फाइनल लेवल पर आपको 100 मार्क्स के लिए स्पेसिफिक टैक्स के सब्जेक्ट्स होते हैं, जिसमें आपको एक्सपर्ट नॉलेज दिया जाता है टैक्स का। आप जो है ऑडिट या फिर टैक्स रिटर्न फाइलिंग, जिसको हम ट्रेडिशनल प्रैक्टिस भी बोलते हैं, एक प्रैक्टिस जो है अपनी डेवलप कर सकते हो, स्टार्ट कर सकते हो, राइट। जैसा कि मैम ने बताया, हमारे देश में कितनी पॉपुलेशन 140 करोड़ और चार्टर्ड अकाउंटेंट्स कितने हैं 3 लाख, राइट। उसमें से भी धीरे धीरे एज के साथ रिटायर होते जाते हैं, नए भी ऐड होते जाते हैं, बट रिटायर भी होते जाते हैं। तो अभी भी देयर इज लॉट मोर डिमांड दैन एक्चुअल सप्लाई। ऐसा नहीं है कि सीए बनने के बाद में आप प्रैक्टिस में जाएंगे तो अभी प्रैक्टिस का स्कोप, अगर आपने कहीं सुना होगा कि प्रैक्टिस का स्कोप कम हो रहा है, कुछ हो रहा है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। देयर आर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हु अर्न इन क्रोर्स बिकॉज ऑफ देयर प्रैक्टिस। स्टार्टिंग का टाइम थोड़ा आपको 1-2 साल लगता है, बट प्रैक्टिस में जाने के बाद में स्काई इज द लिमिट फॉर द प्रैक्टिस। दूसरा ऑप्शन आपके पास में है जॉब का, इंडस्ट्री में जाकर के आप जॉब कर सकते हो, राइट। एक स्टार्टिंग पैकेज जो एक चार्टर्ड अकाउंटेंट को, फ्रेशर को एक नॉर्मली मिलता है अभी के स्टैंडर्ड से मैं बताऊं तो, इट इज समवेयर बिटवीन 8 to 10 लाख रुपीस पर एनम, राइट। 8 to 10 लाख रुपीस पर एनम आपको जो है स्टार्टिंग पैकेज में बोल रहा हूं। उसमें भी अगर आपने रैंक लेकर के आ गए, रैंक मतलब रैंक का कॉन्सेप्ट पता है आपको, बेसिकली सीए में क्या होता है, इंटर लेवल पर भी और फाइनल लेवल पर भी आईसीआई टॉप 50 स्टूडेंट्स को रैंक्स डिक्लेयर करती है। जिन्होंने टॉप 50 स्कोर किया है ऑल ओवर इंडिया बेसिस पर, दे आर कॉल्ड द AIRs, ऑल इंडिया रैंकर्स। अगर आपने वो रैंक लेकर के आया है तो उस केस में आपका स्टार्टिंग पैकेज बेसिक ऑन द लोअर साइड, अगेन मैं बोल रहा हूं, माइट बी समवेयर अराउंड 20 लाख रुपीस पर एनम ऑल्सो, राइट। बिजनेस कर सकते हो आप डेफिनेटली, स्टार्टअप्स, बिजनेस एक्सेट्रा। एक इंटरेस्टिंग स्टडी थी कि जो भी स्टार्टअप्स एंड जो भी बिजनेसेस जनरली फेल होते हैं ना, वो क्यों होते हैं, क्योंकि उनका जितना रिक्वायर्ड है उतना एप्रोप्रिएट फाइनेंशियल मैनेजमेंट नहीं होता। और हम चार्टर्ड अकाउंटेंसी में 5 साल मोर ऑफ इट फाइनेंशियल मैनेजमेंट ही सीखते हैं। सो इसीलिए एक चार्टर्ड अकाउंटेंट का बिजनेस कंपेयर टू अदर नॉर्मल पीपल इज कंसिडर्ड टू बी मोर प्रोबेबली सक्सेसफुल, ज्यादा प्रोबेबिलिटी होती है उनकी सक्सेसफुल होने की। कंसल्टेंसी, अगेन ये ग्रोइंग फील्ड है एक टैक्सेशन में, उसके अलावा ओवरऑल मैनेजमेंट को कोई कंपनी के आप जो है कंसल्टेंसी दे सकते हो।
वर्चुअल सीएफओ, ये एक आपने शायद टर्म सुना होगा, नहीं भी सुना होगा तो बेसिकली ये ऐसा टर्म होता है जहां पर आप जो है एक कंपनी के सीईओ सीएफओ की तरह काम करके एक्सटर्नली उनको एडवाइस देते हो कंपनी चलाने के लिए। ये सब क्यों है हमारे लिए फील्ड्स? क्योंकि चार्टर्ड अकाउंटेंट को नहीं क्या एक एक्सपर्ट कंसिडर किया जाता है। आपको जो नॉलेज दिया जाता है ओवर द पीरियड ऑफ 4-5 ईयर्स, वो इतना ज्यादा, इतना एक्सपर्ट लेवल का नॉलेज होता है कि पीपल एक्सपेक्ट कि आपको सब कुछ आता है रिगार्डिंग द बिजनेस। और एक्चुअली हम लोगों को वो कैपेबिलिटी, वो कैपेसिटी हम लोगों में होती है कि हम उनको सही से गाइड कर पाए। इंडस्ट्री में अगर अपन ने जॉब की बात करी, जॉब की स्टार्टिंग सैलरी तो आपकी वो हो गई, बट साथ ही में आप जैसे जैसे उसमें आगे एडवांस करते जाओगे, हायर पोस्ट पर भी चार्टर्ड अकाउंटेंट जो है एलिजिबल रहते हैं। बहुत सारी कंपनीज में देखो ऐसा होता है कि अगर आप एमबीए हो या फिर ये एक कोई स्पेसिफिक आपका डिग्री है, तो आप एक लेवल के बाद में उसके ऊपर नहीं जा सकते, उसके लिए आपको कोई और कोर्स भी करना पड़ेगा। बट सीए कोर्स एक ऐसा कोर्स है जिसमें एडवांसमेंट के लिए जनरली इट इज कंसिडर्ड कि सीए है तो उसको ऊपर के लेवल तक ले जाया जा सकता है। सीए के बाद में वैसे तो सीए इन इटसेल्फ इज वेरी मच सफिशिएंट, बट आप चाहें तो कोई स्पेशलाइज्ड फील्ड में फर्दर सर्टिफिकेशंस भी आप कर सकते हैं। लास्टली चाहे तो हमारे जैसे टीचिंग में भी आ सकते हैं, राइट? यू कैन चूज दैट। ओके, इंडस्ट्री या जॉब की अपन ने बात की थी अबाउट अवर करियर, उसके बारे में हम थोड़ा बात करते हैं। देखो, एक तो ऑप्शन है अपने पास में जॉब, दूसरा है सेल्फ एम्प्लॉयमेंट जो अपन ने प्रैक्टिस की बात की, राइट? अब जॉब की अगर अपन बात करें तो जॉब में आप एक तो जॉब कर सकते हो इंडस्ट्री में, जैसे कि प्राइवेट जॉब्स, जैसे कि हिंदुस्तान यूनिलीवर, मारिको, रिलायंस, ये सब बड़ी बड़ी कंपनीज है। ये तो मैं सिर्फ वो वाली कंपनीज जो बोल रहा हूं जो अपने को पता है, जिसका नाम अपन जानते हैं। ऐसे देयर आर लैक्स ऑफ कंपनीज जिसमें आपको जॉब मिल सकती है। उसके अलावा पीएसयूज या गवर्नमेंट कंपनीज भी होती है जो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को डायरेक्टली जॉब्स ऑफर करती हैं, जैसे कि बीपीसीएल, ओएनजीसी, इंडियन ऑयल। ये सारी कंपनीज भी आपको जो है एज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट आपको जॉब्स ऑफर करती है, एंड दैट टू एट अ वेरी लुक्रेटिव, वेरी डिसेंट पैकेज। कंसल्टिंग की अपन ने बात करी। बिग फोर, ये नाम सुना है क्या कभी? एनीवन ऑनलाइन गाइज? ओके, बिग फोर बेसिकली क्या होता है? अपन ने ऑडिट, अकाउंटिंग, ये सब चीजों की बात की। ये लोकल लेवल पर लोकल फर्म्स करती है। इंटरनेशनल लेवल पर जो चीजें ये फर्म्स करती है दे आर कॉल्ड बिग फोर्स। कौन सी है वो चार कंपनीज? डेलॉइट, पीडब्ल्यूसी, केपीएमजी एंड ईवाई। दे आर एक्चुअली इन आवर फील्ड, इन आवर सीए फील्ड, दे आर कंसिडर्ड हाईएस्ट बेंचमार्क्स। ये कंपनी में काम किया है मतलब इज अ टैलेंटेड पर्सन। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में आपके पास में जैसा अपन ने ऑप्शंस देखे, प्रैक्टिस आप कर सकते हो ट्रेडिशनल, आप बिजनेस कर सकते हो या खुद का स्टार्टअप भी कर सकते हो। देयर इज हाई डिमांड फॉर फॉरेन ऑल्सो इन ऑफ इंडियन सीएस इन फॉरेन ऑल्सो। जो स्पेशली गल्फ कंट्रीज होती है वहां पर भी इंडियन सीएस के लिए बहुत ज्यादा डिमांड है। आप चाहे तो आप फॉरेन में भी जो है जाकर के जॉब कर सकते हो, वहां पर भी टारगेट कर सकते हो। बोलने का मोटिव सिर्फ इतना है कि सीए बनने के बाद में आपके लिए पूरी एक दुनिया ओपन हो जाती है अपॉर्चुनिटीज की, राइट? कोई भी सीए भूखा नहीं मरेगा, ये मैं गारंटी देता हूं, राइट? भूखा क्या मतलब? he or she would be living a life of his or her dreams. मिथ्स या डाउट्स सबसे इंपॉर्टेंट जो सीए करने के पहले, सीए में आने के पहले लोगों को होते हैं। सिर्फ इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए ये कोर्स बना है, बहुत ज्यादा डाउट। ऐसा बिल्कुल नहीं है। इनफैक्ट एक छोटी सी आपको स्टोरी बताऊं, मेरा ही एक फ्रेंड था सीए फाइनल लेवल पर। ही वॉज फ्रॉम बेसिकली वेरी कोर मराठी बैकग्राउंड, इसको मतलब सेंटेंस कंस्ट्रक्शन भी अच्छी तरीके से पॉसिबल नहीं था। सीए का एक ग्रुप ही क्लियर्ड बिफोर मी। आई एम नॉट अशेम्ड टू एडमिट दैट, बिकॉज वो मेहनत उन्होंने वहां पर की थी, राइट?
सो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आप जो है मराठी मीडियम या और कोई हिंदी मीडियम से आकर के सीए नहीं कर सकते। इवन इन आवर ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स जो मराठी मीडियम से लोग थे उन्होंने वो पहले सीए बने थे कंपेयर टू अदर ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स। रियल लाइफ एग्जांपल बता रहा हूं। तो ये मैम खुद मराठी मीडियम स्टूडेंट है हमारे, बताइए इससे ज्यादा बड़ा एग्जांपल क्या चाहिए आपको, राइट? थोड़ा सा अपने को अपने इंग्लिश पर, अपने सेंटेंसेस पर, अपनी चीजों पर काम करना पड़ेगा। देखिए मेहनत तो लगेगी, आई एम नॉट शुगर कोटिंग, मेहनत तो लगेगी, बट इसके अगेंस्ट जो आपको रिवॉर्ड मिलेगा ना, यू विल लिटरली लव इट। दूसरा, बहुत ज्यादा मैथ्स होता है। देखिए मैथ्स स्पेसिफिकली, मैम पीछे से बोल रहे होंगे, देखिए मैथ्स सुन के आधे लोगों को डर लगता है, वाजिब है, मेरे को भी लगता है, मेरे को अभी भी लगता है, बोल रहा हूं मैं, राइट? मैथ्स हमारे एक सब्जेक्ट की अगर अपन बात करें तो ये फाउंडेशन लेवल पर हमको स्पेसिफिकली मैथ्स ये सब्जेक्ट है, सो दैट आपको वो बेसिक नॉलेज आ जाए कि आपको आगे चल के कैसे एप्लीकेशन करना है। इंटर लेवल पर, फाइनल लेवल पर आपको कोई मैथ्स नाम का सब्जेक्ट नहीं है। मैथ्स के जो कॉन्सेप्ट्स वगैरह हैं विद द अवेलेबिलिटी ऑफ कैलकुलेटर आपको बस अप्लाई करने हैं। सो ऐसा नहीं है कि आपको एकदम एक्सपर्ट होना जरूरी है मैथ्स में, मेरा तो मैथ्स वीक है, कैसे होगा? डोंट वरी अबाउट दैट। बिना मैथ्स के भी आप जो है आगे एक्सपांड या फिर मतलब एक्सेल आगे के लेवल्स में कर सकते हो। जो बेसिक आपकी रिक्वायरमेंट है यहां पर हम फाउंडेशन लेवल पर मैम आपको पूरी तरीके से कवर करा के देंगे। डाउट होता है विल आई बी एबल टू डू इट, हम लोग सुनते हैं बहुत ये ऐसा कोर्स है वैसा कोर्स है, सबके मन में डाउट रहता है कि मेरे से होगा या नहीं। आप अभी सब कौन से स्टैंडर्ड से या फिर कौन से लेवल पर हो, क्या पास किया है अभी आपने? 12th पास होने के पहले आपको 12th आता था क्या? सीए के पहले भी वैसा लगता है ये मुझे आएगा कि नहीं आएगा। एक बार ट्रस्ट मी, आपने 12th पास किया है, आप सीए में भी जैसे जैसे प्रैक्टिस करते जाओगे, जैसे जैसे चीजों को समझते जाओगे, ये भी डुएबल है, इजीली डुएबल है, बस हमको उतने रिक्वायर्ड एफर्ट्स डालने पड़ेंगे। इज इट ओनली फॉर टॉपर्स? बिल्कुल नहीं। यहां पर उल्टा ऐसा देखा गया है कि जो मतलब ऐसे एवरेज स्टूडेंट्स होते हैं जिनको 40-50% भी नहीं होते 12th में 10th में, दे कम आउट विथ AIRs इन सीए इंटर एंड सीए फाइनल। मैं सिर्फ ऐसा मतलब बताने के लिए, रियल लाइफ में मैम भी बताएंगी कि रियल लाइफ में ऐसा होता है कि यहां पर जो है कम परसेंटेज वाले स्टूडेंट्स भी AIRs लाते हैं। डिफिकल्ट टू पास है, सीए इंस्टीट्यूट जानबूझकर फेल करती है स्टूडेंट्स को? ऐसा नहीं है। सीए स्टूडेंट जो है आपके हमेशा मार्क्स में अगर कुछ मैनिपुलेशन करती है तो वो भी ऑन द अपर साइड ही करती है, एडिशन ही होता है, कोई डिडक्शन नहीं होता। ओके, डिफिकल्ट टू पास इसीलिए है, थोड़ा सा परसेंटेज कम इसीलिए है क्योंकि कोर्स जो है हमारा थोड़ा एक्सपर्ट लेवल का है, ज्यादा मेहनत मांगता है। अगर आप जो चीजें रिक्वायर्ड है वो चीजें नहीं करोगे, फिर बोलोगे कि नहीं यहां पर मैं पास नहीं हो रहा, तो ऑब्वियसली आप पास नहीं हो पाओगे, राइट? सीए अर्न्स अ लॉट, ये मिथ नहीं है, दिस इज अ फैक्ट। जॉब में बात करो आप चाहे प्रैक्टिस में बात करो, सीए बनने के बाद में यू विल हैव अ डिसेंट सैलरी, यू विल हैव अ डिसेंट अर्निंग इनकम, जिससे आप जो है अपना और अपने फैमिली को जो एक डिसेंट लाइफस्टाइल है वो दे सकते हैं। रिक्वायर हार्ड वर्क, अगेन दिस इज नॉट अ मिथ, दिस इज अ फैक्ट। आपको हार्ड वर्क करना ही पड़ेगा, जितना अभी तक अपन करते आए हैं, जैसे करते आए हैं, थोड़ा बहुत पढ़ लिया हो गया। डेडिकेशन, कंसिस्टेंसी एंड हार्ड वर्क, ये आपको सिर्फ फाउंडेशन पर नहीं, फाउंडेशन तो स्टार्टिंग है, इसके बाद में सारी लेवल्स पर आपको लगेगा ही। ओके, और ये हार्ड वर्क करने में, ये अचीव करने में हम आपको कैसे हेल्प कर सकते हैं कंपेयर टू अदर्स? व्हाई कैन वी बी मोर बेटर ऑप्शन और अल्टरनेटिव फॉर यू? सबसे पहली चीज, आईसीएआई मटेरियल। आप सब जगह सुनेंगे कि आपने जो है, हमने जो हमारा जो मटेरियल है, हमारी जो नोट्स है, उसमें आईसीएआई मॉड्यूल का पूरा कवरेज है, आईसीएआई मॉड्यूल का पूरा कवरेज है। देखिए बेस मटेरियल अपना आईसीएआई है, हमें आईसीएआई की ही एग्जाम देनी है, तो क्यों हमको घूम के जाना है ना, डायरेक्टली आईसीएआई मटेरियल से ही क्यों ना पढ़ा जाए। पहले एक टाइम था जब आईसीएआई का मटेरियल इतना ज्यादा अच्छा नहीं रहता था, बट नाउ इंस्टीट्यूट हैज मेड रियली
व्हाट वी कैन से इंटरैक्टिव और वे बहुत इजीली अंडरस्टैंडेबल मॉड्यूल्स, जिसमें से हम डायरेक्टली आईसीआई मटेरियल को अपना बेस रख करके यहां पर पढ़ाई करते हैं, राइट। दूसरी चीज, टाइम टू टाइम काउंसलिंग, 1-to-1 काउंसलिंग जो है यहां पर हम लोग आपको प्रोवाइड करते हैं, सो दैट टू ट्रैक कि आपका जो प्रोग्रेस है वो कैसा चल रहा है, ओके। आपकी पढ़ाई सही से हो रही है या नहीं, क्या प्रॉब्लम्स आ रही है, कौन से सब्जेक्ट में प्रॉब्लम्स आ रही है, आपके टेस्ट के स्कोर्स कैसे चल रहे हैं, राइट। एक दैट 1-to-1 कनेक्ट जो है हम यहां पर आपके साथ में मेंटेन करके रखते हैं। डाउट सॉल्विंग की हमने बात की, जितने भी बात जो भी जैसा भी डाउट है, हम तीनों में से आप जब भी चाहें जिसे भी चाहे पूछ सकते हैं। क्लास टेस्ट प्लस 4 टेस्ट, टेस्ट सब जगह बोली जाती है बट कहीं पर इतनी इफेक्टिवली कंडक्ट नहीं होती। और जब तक देखिए, जब तक आप लोग टेस्ट नहीं दोगे ना, तब तक ये आपको समझ में नहीं आएगा कि मेरी पढ़ाई कैसी चल रही है, राइट। अभी तक अपनी क्लास में बात करें, मतलब स्कूल में बात करें या फिर 12th में बात करें, मल्टीपल टेस्ट्स दी होगी आपने। सीए में आकर के यही हैबिट बहुत सारे बच्चों की छूट जाती है कि वो टेस्ट्स नहीं देते, अपने आप को आप टेस्ट नहीं करते। अगर आप टेस्ट नहीं करोगे तो आपका डायरेक्ट टेस्ट जाकर के अटेम्प्ट में, आपके एग्जाम में होगा। वहां पर यू बेटर नो कि पहली बार अगर हम जाएंगे तो प्रोबेबिलिटी किस चीज की ज्यादा होगी। वो डर, वो चीज हम पहले यहां पर इतनी बार आपसे प्रैक्टिस करवा लेते हैं कि आपको वहां पर जाकर के वो डर ना रहे। जो इंप्रूवमेंट की चीजें हैं वो यहीं पर पूरी तरीके से इंप्रूव हो जाए। क्लास टेस्ट तो होती है, प्लस 4 टेस्ट एक आखिर में जो है होती है सक्सेस मंत्रा की, जहां पर आपको 50% की 2 प्लस एक पहला शुरुआत का 50%, बाद में का 50% एंड देन 100% सिलेबस पर 2 फुल टेस्ट होती है। पोर्शन कंप्लीशन, यहां पर हम लोग जो है 1.5 महीना पहले, लगभग एग्जाम के 1.5 महीना पहले लगभग पोर्शन पूरा कंप्लीट कर देते हैं, सो दैट आप लोगों को आपके रिवीजन के लिए टाइम मिले, टेस्ट पेपर टेस्ट सीरीज के लिए भी टाइम मिले। एंड रिवीजन ऑब्वियसली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हर एक सब्जेक्ट में, स्पेशली अगर मेरे सब्जेक्ट्स की बात करूं, थियरीज में या थियोरेटिकल सब्जेक्ट्स में रिवीजन इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। बार 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 आप जब तक चीजों को रिवाइज नहीं करोगे तब तक आपके दिमाग में वो नहीं बैठती है। तो यहां पर बिकॉज ऑफ द क्लास टेस्ट, प्लस हमारे क्लास में भी हम डेली बेसिस पर भी थोड़ी थोड़ी रिवीजन करते हैं, प्लस आखिर में भी जो है आपको एक प्रॉपर 1-1.5 महीने की जो है रिवीजन होती है। एंड लास्टली, एंड लास्टली एग्जाम ओरिएंटेड अप्रोच। क्लास में ज्यादा से ज्यादा फोकस इज ऑन द स्टडीज एंड एग्जाम ओरिएंटेशन, कि आप लोग एग्जाम अपनी किस तरीके से अच्छे से कवर कर सकते हो, मटेरियल पे स्टिक रह करके हम जो है पूरा आपको हेल्प करते हैं टू अचीव दैट सीए फाउंडेशन पास या सक्सेसफुल रिजल्ट। ओके, आपके डाउट्स अपन लेंगे आफ्टर द सेशन। मीनवाइल आई विल पास ऑन टू साइली मैम। यस, थैंक यू स्नेहा मैम एंड थैंक यू कौशिक सर। सो आपको सब्जेक्ट वाइज डिटेल्स समझ में आ गए हैं, सीए फाउंडेशन पे क्या क्या सब्जेक्ट्स है, 2 डिस्क्रिप्टिव है, 2 एमसीक्यू बेस्ड है, करेक्ट। एंड पासिंग क्राइटेरिया भी समझ में आ गया है, क्या है 400 में से 200, एंड सब्जेक्ट वाइज भी कितना 50, करेक्ट। ओके, सो अभी मुझे बताओ, आपको बचपन से मतलब फर्स्ट स्टैंडर्ड से अभी तक, हाँ 12th हुआ है ना आपका, मतलब फर्स्ट स्टैंडर्ड टू 12th स्टैंडर्ड 50% मिले हैं क्या कभी, या उससे ज्यादा मिले हैं?
ज्यादा ही मिले हैं ना, हमेशा 50% अबाव ही मिले हैं। मतलब आपका ट्रैक रिकॉर्ड क्या है कि 50% के अबाव मिलता है आपको, करेक्ट। एंड अभी इधर भी रिक्वायरमेंट क्या है, 50% अबाव। सो आपका ट्रैक रिकॉर्ड देख के आपको खुद को क्या लग रहा है, 50% लाना पॉसिबल है, करेक्ट। सो हम कैसे सोचते हैं ना इस कोर्स के बारे में, वैसे ये कोर्स लगता है, ओके। अगर आप डिफिकल्ट सोचोगे इसके बारे में तो डिफिकल्ट लगेगा ये कोर्स। अगर आप इस एंगल से सोचोगे, जैसे मैंने अभी बताया कि हाँ मुझे बचपन से मिले 50%, अभी तो 50% ही लाने हैं, तो कैसे लगा, 1 मिनट के लिए अरे इजी है कोर्स, लगा कि नहीं। तो आप कैसे सोचते हो उसके ऊपर है, ओके। सो हमें पूरा कोर्स होने तक, सीए होने तक पॉजिटिव ही सोचना है अबाउट दिस कोर्स, ओके। आगे का तो सब पॉजिटिव दिख रहा है ना, सर ने बताया कि अरे 12 लाख मिलने वाले हैं, आगे का सब पॉजिटिव दिख रहा है, बट सीए की जर्नी के बारे में बहुत निगेटिव्स है, तो उसके बारे में भी पॉजिटिव ही सोचो ना, ओके। पॉजिटिव चीजें क्या क्या है वो अभी हम देखने वाले हैं। सो फर्स्ट तो मैंने बताया 50% हमें मिलते हैं, बचपन से मिले हुए हैं, तो अभी भी लाना इजी है, ओके। मतलब क्या, देखो अगर एक सब्जेक्ट में 10 चैप्टर्स है, उसमें से आपको 5 चैप्टर्स मिनिमम समझ में आ गए, उतने तो समझ में आ ही जाएंगे, मतलब हम क्लियर कर सकते हैं ना। एंड सीए का जो सिलेबस है फाउंडेशन लेवल का, वो डे 1 को सारे टीचर्स तो बताएंगे ही, उनके उनके सब्जेक्ट में क्या क्या टॉपिक्स है, बट अभी वही मैं आपको बता के रखती हूँ कि 400 मार्क्स का सिलेबस है, उसमें से अराउंड 250 मार्क्स का सिलेबस आपने 11th-12th में किया हुआ सिलेबस है, ओके। अकाउंट्स का मैंने बताया आपको 70% ऑलमोस्ट 11th-12th का ही है, ओके। मैथ्स में भी आपको मैथ्स नहीं था, बट कुछ टॉपिक्स 11th-12th के हैं, ओके। इकोनॉमिक्स ऑलमोस्ट 50% 11th-12th का ही है, ओके। सो लॉ एक सब्जेक्ट ही नया है, सो आप पूरा 400 मार्क्स का नया सीखने वाले हो क्या, नहीं। मतलब ये भी इजी पार्ट हुआ ना कि हमने देखा हुआ ही बहुत सारा इस कोर्स में है, एटलीस्ट सीए फाउंडेशन लेवल पे, करेक्ट। उसके बाद कैलकुलेटर इज अलाउड, वो था क्या आपको 11th-12th में, नहीं। तो ये भी एक पॉजिटिव ही चीज है ना कि कैलकुलेटर है, मतलब कैलकुलेशन मिस्टेक्स तो नहीं होने वाले हैं, करेक्ट। 11th-12th में वो डर रहता था, करेक्ट, बैलेंस शीट टैली करते वक्त 2-2, 3-3 बार चेक करना पड़ता था, करेक्ट कैलकुलेशन है क्या, करेक्ट कैलकुलेशन है क्या, 10,000 प्लस 5,000 50,000 करेक्ट है क्या, 2 बार चेक करते थे, बट यहाँ पर अभी कैलकुलेटर है। उसके बाद अभी तक आपने एमसीक्यू लेवल पे एमसीक्यू पैटर्न के पेपर्स दिए थे क्या, बताओ, सारे डिस्क्रिप्टिव ही थे 11th में 12th में, ओके। स्कूल में भी सारे डिस्क्रिप्टिव थे, ओके। इधर आपको 2 सब्जेक्ट्स में केबीसी खेलना है, करेक्ट। एक क्वेश्चन दिया जाएगा, 4 ऑप्शंस होंगे, उसमें से करेक्ट ऑप्शन। एंड केबीसी में भी पहले स्टार्टिंग के क्वेश्चन को टाइम था ना, वहां पर टाइमर रहता था, वैसे ही यहाँ पर भी टाइमर है, वो याद रखो, ओके। सो 11th-12th का इकोनॉमिक्स याद करो, कितना लर्न करना पड़ता था, करेक्ट, डिस्क्रिप्टिव था, क्योंकि यहाँ पर इकोनॉमिक्स कैसे है सर ने बताया, एमसीक्यू है। सो अगर आपके कंसेप्ट क्लियर है एंड आपने बहुत सारी एमसीक्यू सॉल्विंग की प्रैक्टिस की है, तो मुझे बताओ 50 लाना इजी है कि नहीं, करेक्ट। एंड जो मैथ्स सब्जेक्ट है आपका, नहीं था मैथ्स 2 साल के लिए, ठीक है, बट इमेजिन करो अगर मैथ्स डिस्क्रिप्टिव पैटर्न में रहता तो फाउंडेशन लेवल पे, तो ये बेटर है ना एमसीक्यू पैटर्न। सो कितने पॉजिटिव चीजें हैं देखो, एंड उसमें भी कैलकुलेटर अलाउड है, एंड उसमें भी मैम बोल रहे 20 मार्क्स का लॉजिकल रीजनिंग इतना इजी है, उसमें 20 आउट ऑफ 20 आ सकते हैं, ओके। मतलब मराठी में बुद्धिमत्ता चाचनी, ओके। सो मैम आपको जब टॉपिक्स बताएंगे ना, तब आपको समझेगा अरे ये स्कूल में किया था हमने, ओके। सो वो भी बहुत इजी है। उसके बाद अल्टरनेट डे पैटर्न ऑफ एग्जाम, सो जो आपकी एग्जाम होने वाली है सितंबर में या जैन में, वो अल्टरनेट डे होती है, मतलब आज अकाउंट्स हुआ तो कल छुट्टी है आपको, परसों लॉ लिखना है, देन अगेन छुट्टी,
देन मैथ्स, देन अगेन छुट्टी, देन इकोनॉमिक्स। अभी इमेजिन करो हर रोज पेपर रहते तो आज अकाउंट्स कर लो, देन लगे डायरेक्टली मैथ्स इकोनॉमिक्स। सो आपको वो भी टाइम दिया हुआ है कि एक दिन पूरा रिवाइज करने के लिए मिलने वाला है। सो एग्जाम्स हमेशा अल्टरनेट डे होती है, उसमें उसके बीच में फेस्टिवल आया तो और एक छुट्टी एडिशनल मिलती है। ओके, सो ये भी इजी है हमारे लिए। उसके बाद 15 मिनट्स का रीडिंग टाइम मिलता है। क्वेश्चन पेपर पहले ही 15 मिनट आपको मिलने वाला है, जिसमें आप पूरा आपका सीक्वेंस, ऑप्शन सिलेक्शन, क्या करना है नेक्स्ट 3 आवर्स में, वो सब डिसाइड करके रख सकते हो। क्योंकि क्वेश्चन पेपर पढ़ने को दिया है, उसमें से जो क्वेश्चंस मुझे आ रहे हैं अच्छे से उसका सिलेक्शन करना, देन सीक्वेंस डिसाइड करना, ये सबके लिए आपको पहला टाइम दिया गया है। पहले नहीं था ये टाइम। सो 3 आवर्स में ही आपको ये सब डिसाइड करना पड़ रहा था। और पहले हर रोज एग्जाम्स होते थे, अल्टरनेट डे भी नहीं थे, मतलब आज अकाउंट्स होने के बाद नेक्स्ट डे लॉ। सो ये भी इजी है कि 15 मिनट्स का जो रीडिंग टाइम मिलता है ना, उसमें बहुत हम टाइम मैनेजमेंट करके रख सकते हैं नेक्स्ट 3 आवर्स में क्या क्या कैसे कैसे करना है। ओके, एंड जो हमारे टेस्ट होते हैं ना, वो भी एग्जाम पैटर्न में ही एग्जाम एनवायरनमेंट में होते हैं। यहाँ पर सुपरवाइजर रहेगा, आपको आंसर शीट, सप्लीमेंट्स, OMR शीट्स जो लगेंगे वो सब प्रोवाइड किए जाएंगे। आपके जो MCQ वाले पेपर्स है, मतलब इकोनॉमिक्स है, मैथ्स, ओके, वो कंप्यूटराइज चेक होते हैं मेन एग्जाम में। सो यहाँ पर भी हम कंप्यूटराइज ही चेक करते हैं। सो उससे क्या होता है, देखो आपको जो सर्कल डार्क करना होता है, ये पता है ना, 4 सर्कल्स रहेंगे OMR शीट पे, उसमें से जो करेक्ट है उसके सामने का सर्कल डार्क करना होता है। तो वो अच्छे से डार्क नहीं किया है तो कंप्यूटर रिकॉग्नाइज नहीं करता है। सो आपको आंसर करेक्ट आ रहा है लेकिन आपने सर्कल अच्छे से डार्क नहीं किया तो भी वहां पर मार्क्स जाएंगे। ओके, तो वो सब हमें टेस्ट सीरीज में समझ में आ जाएगा जब कंप्यूटराइज चेकिंग होगा तब। सो तब हम स्टूडेंट को बताते हैं कि देखो तुमने सर्कल अच्छे से डार्क नहीं किया तो कंप्यूटर ने रिकॉग्नाइज नहीं किया है। अगर आप टेस्ट वो नहीं लिखोगे तो ये डायरेक्टली मेन एग्जाम में समझेगा कि हमारे सर्कल्स करेक्ट डार्क हो रहे हैं या नहीं। ओके, सो इसलिए यहाँ पर एग्जाम एनवायरनमेंट में कंपलसरी आपको टेस्ट लिखना ही है, ठीक है। एंड मैंने जैसे बताया आंसर शीट, सप्लीमेंट सब हम प्रोवाइड करेंगे, सुपरवाइजर रहेगा। सो मेन एग्जाम जैसा एनवायरनमेंट आपने 4 बार यहाँ पर किया हुआ है। ओके, टॉपिक वाइज टेस्ट तो है ही, लेकिन वो कितने 30 मिनट्स के वगैरह होंगे, बट उस आगे के जो 4 टेस्ट है वो 3 आवर्स के होंगे। सो 3 आवर्स विदाउट मोबाइल बैठना है हमें, वो भी आजकल एक चैलेंज हो चुका है, करेक्ट। सो वहां पर जो एग्जाम एनवायरनमेंट का डर लगता है वो नहीं लगेगा, मेन एग्जाम में आप कॉन्फिडेंटली जाओगे। सो वही सबसे इंपॉर्टेंट है ना, क्योंकि आप प्रोफेशनल लेवल की एग्जाम जो है वो फर्स्ट टाइम लिख रहे हो लाइफ में। अभी तक 12th था वो महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड, मतलब सिर्फ महाराष्ट्र के ही स्टूडेंट्स थे। अभी ऑल इंडिया लेवल के स्टूडेंट्स इस एग्जाम में बैठते हैं। एंड जैसे गल्फ कंट्रीज में, मतलब दुबई, कुवैत वगैरह, वहां पर भी इंडियन CA ही है। सो जो क्वेश्चन पेपर आप सॉल्व करने वाले हो, जो एग्जाम आप लिखने वाले हो, वही एग्जाम वो वहां से दे रहे हैं। नेपाल में भी हमारा ही CA का कोर्स है, सो नेपाल में भी यही एग्जाम वो स्टूडेंट्स लिख रहे हैं। तो वो सब भी एग्जाम के लिए बैठने वाले। तो इस टाइप के एग्जाम के लिए डायरेक्टली जाना करेक्ट है क्या बताओ, या पहले लिख कर जाना चाहिए? पहले टेस्ट मैच लिख के देन वनडे बेटर है ना, करेक्ट। ओके, अभी मुझे बताओ कि सितंबर में आप CA फाउंडेशन का अटेम्प्ट देने वाले हो, कितने स्टूडेंट्स सितंबर में देने वाले हैं? 1 2 3 4, एंड जनवरी 26 में 1 2, आप दोनों डिसाइड नहीं किया है। ओके, सो मैंने अभी क्या पूछा, आपने सुना अच्छे से? सितंबर में कितने स्टूडेंट्स फाउंडेशन का अटेम्प्ट देने वाले हैं? ओके, यही बोला ना मैंने। ओके, सो आपको ये डिफरेंस समझ में आ रहा है क्या? कितने स्टूडेंट्स ने 12th का अटेम्प्ट दिया था अभी? या ये कुछ अलग लग रहा है ना, अजीब लग रहा है ना सुनने के लिए? कितने स्टूडेंट्स ने 12th की एग्जाम लिखी अभी? हाँ,
सो आपको डिफरेंस समझ में आ गया बिटवीन एग्जाम एंड अटेम्प्ट? 12th तक आपने अटेम्प्ट दिए थे या एग्जाम दिया था बताओ? एग्जाम। इसके बाद आप ग्रेजुएशन भी साइमल्टेनियसली करने वाले हो, FY SY TY, क्या अटेम्प्ट देने वाले हो क्या, या एग्जाम है? एग्जाम है। सो ये अटेम्प्ट वर्ड कब सुना आपने? सीए में आने के बाद। ओके, सो सीए के स्टूडेंट सीनियर्स भी आपने देखे होंगे, मेरा नवंबर में अटेम्प्ट है इंटर का, फाइनल में अटेम्प्ट है। सो अटेम्प्ट बोलने के बाद क्या एक मन में हमारा माइंडसेट क्या तैयार होता है कि हम ट्राई करने वाले, अटेम्प्ट मतलब ट्राई करने वाले हैं। अगर नवंबर में नहीं हुआ तो मई है, ओके, सितंबर में नहीं हुआ तो जैन है, जैन में नहीं हुआ तो मई है, ओके। ऐसे हम 1st to 12th या आप साइमल्टेनियसली ग्रेजुएशन कर रहे हो तब आप ऐसे सोचते हो कि FY नहीं हुआ तो नेक्स्ट ईयर करेंगे, नहीं सोचते हो। मतलब वो एक ही इसमें करना है लाइफ में, फर्स्ट स्टैंडर्ड एक ही बार लिखना है, सेकंड स्टैंडर्ड एक ही बार लिखना है, 12th एक ही बार लिखना है, एंड आगे ग्रेजुएशन के आपको सब्जेक्ट्स भी पता नहीं है, फिर भी आप बोल रहे हो कि फर्स्ट इसमें होने वाला है, करेक्ट? तो सीए के बारे में भी ऐसा ही सोचो ना कि फाउंडेशन एक ही बार, इंटरमीडिएट एक ही बार एंड फाइनल भी एक ही बार, ओके। तो आपका 2029 में सीए कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। अभी आप अपना अपना एज कैलकुलेट करो, 2029 में क्या एज होगा आपका? अभी 2025 चल रहा है ना, 22 एज पे अगर आप चार्टर्ड अकाउंटेंट बन गए तो आगे कितना आपको स्कोप है लाइफ एंजॉय करने के लिए। एंड यही इमेजिन करो कोई स्टूडेंट 26 28 साल को सीए बन रहा है 30 तक, ओके। सो उसके बाद इमीडिएटली आगे के रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टार्ट हो जाएंगे, करेक्ट? एट द एज ऑफ 22 आप चार्टर्ड अकाउंटेंट बन गए तो आप फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट हो जाते हो इतने कम एज में, और उसके बाद भी आपको कुछ हायर कोर्स करने हैं, उसके लिए भी स्कोप है, या हायर कोर्स नहीं करने तो आपको जॉब वगैरह बिजनेस जो है वो स्टार्ट हो जाएगा ना। सो इसको सीरियसली लेना कितना इम्पोर्टेंट है, समझ में आ गया क्या? आप पहले से ही डिसाइड करो ना। इसमें देखो गलती आपकी बिल्कुल भी नहीं है। क्या प्रॉब्लम होता है कि जो सोसाइटी हमसे एक्सपेक्ट करती है ना, उस हिसाब से हम टारगेट्स डिसाइड करते हैं। अभी जब आप 10th 12th में थे तब सोसाइटी ने क्या एक्सपेक्ट किया था आपसे कि अबाउ 90% आने चाहिए, करेक्ट? अकाउंट्स में 100 आउट ऑफ 100 आने ही चाहिए 12th में, करेक्ट? आप भी वो टारगेट रखते थे फिर, करेक्ट? अभी सीए कोर्स के बारे में सोसाइटी क्या एक्सपेक्ट करती है? क्या रे हाँ सीए ही है, फर्स्ट अटेम्प्ट तो लगता ही है, इसमें तो पास हुए तो भी बहुत हुआ। ऐसे ही सुना है ना इस कोर्स के बारे में, अरे ठीक है एक ही अटेम्प्ट लगा है। तो जैसे सोसाइटी एक्सपेक्ट करती है वैसे हम टारगेट सेट करते हैं हमारा, ओके। सो अगर आपको 12th में या 10th में अबाउ 70-80% थे तो अभी टारगेट 50% रखना करेक्ट है क्या बताओ? अगर हमारी कैपेसिटी अबाउ 70% की है तो हम सीए में भी वही टारगेट रखेंगे ना। हम सोसाइटी के एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से टारगेट रखते हैं, इसलिए फिर गड़बड़ होती है। अभी मैंने 70% का टारगेट रखा सीए फाउंडेशन में एंड मुझे 68% आ गए, 2% कम आ गए तो चलेगा क्योंकि मैं पास हूँ। बट मैंने टारगेट ही पासिंग का रखा 50% एंड मुझे 48% आ गए तो चलेगा क्या? क्यों नहीं? 2% का ही डिफरेंस है ना। 70 का 68 हुआ क्या एंड 50 का 48 हुआ क्या? क्या डिफरेंस है बताओ? आप फेल हो गए, करेक्ट? सो चारों सब्जेक्ट फिर से लिखने पड़ते हैं। सो आपने जनरली देखा होगा कि हम जो टारगेट सेट करते हैं एग्जैक्ट उतने आते हैं क्या मैम? 70% टारगेट रखा है, एग्जैक्ट 70% आ गए। 10-12 इधर उधर होने वाले हैं। मार्क्स में भी सब्जेक्ट वाइज जो मार्क्स हम पेपर लिखने के बाद एक एस्टिमेट करते हैं ना, इतने मार्क्स तो आ ही जाएंगे, उसके आसपास कुछ आते हैं, एग्जैक्ट रेयर केस में आते हैं।
तो आपने इसे एग्जैक्ट पासिंग का टारगेट रख दिया 50% का, तो क्या होगा? इधर उधर हो सकता है, उधर हुआ तो ठीक है, अबाव गए तो ठीक है, इधर हुआ तो प्रॉब्लम आ जाएगा। सो टारगेट क्या सेट करोगे? डे 1 से ही ये डिसाइड करो, सीए कोर्स में ही, फाउंडेशन, इंटर, फाइनल, तीनों लेवल पे। एक तो ये एग्जाम है बोलना है हर रोज, मतलब क्या कि सितंबर या जैन जो भी दे रहे हो, लाइफ में एक ही बार देना है, ये पहले ही डिसाइड करो, तो ही हम एट द एज ऑफ 22 सीए हो जाएंगे एंड आगे का लाइफ आपका ही अच्छा होने वाला है। करेक्ट? सो ये फर्स्ट आज ही डिसाइड किया आपने कि ये एग्जाम है। अगर आपके सीनियर ने भी आपको बोला कि मेरा अटेम्प्ट है मई में, तो आप बोलोगे अटेम्प्ट नहीं है तुम्हारा, तुम्हारी एग्जाम है, अभी तुम्हें पास होना है। करेक्ट? एंड सेकेंड थिंग, टारगेट सिर्फ पासिंग का रख के चलेगा क्या? नहीं चलेगा, मैंने प्रॉब्लम बताया क्या होता है। एंड और एक चीज, अगर आपकी कैपेसिटी है अबाउ 70% की, ओके, अपने अपने परसेंटेज याद करो कितने परसेंट थे फर्स्ट स्टैंडर्ड से लेके 12th तक, तो उसी रेंज में अभी भी आपका टारगेट होना चाहिए ना, वो टारगेट रखो। एंड फिर 2-3% इधर उधर भी हो गए तो भी चलने वाला है, एटलीस्ट पास तो हो गए ना। करेक्ट? एंड और एक चीज, फाउंडेशन लेवल पे ऑल इंडिया रैंक नहीं निकालते हैं, ओके, इंटर लेवल से ऑल इंडिया रैंक होता है। बट अगर आपको 70% या उससे अबाउ है, मतलब 400 का 70% करो, 280, करेक्ट, 280 के अबाउ अगर आपको मार्क्स है तो आपके मार्कशीट पे पास विथ डिस्टिंक्शन ऐसे आ जाता है। ओके? और आप जब आर्टिकलशिप के लिए जाओगे तो इंटरव्यू ही होता है प्रॉपर, जैसे जॉब के लिए हम इंटरव्यू के लिए जाते हैं ना, तो आर्टिकलशिप के इंटरव्यू में हमारी 10-12 की मार्कशीट नहीं देखते हैं, वो आपके फाउंडेशन में स्कोर कितना था, इंटरमीडिएट में स्कोर कितना था, वो वाले मार्कशीट दिखाने हैं उनको। अभी आर्टिकलशिप के लिए जो जाएंगे इंटरव्यू के लिए, वो सारे इंटरमीडिएट क्लियर हुए स्टूडेंट्स ही बैठे हैं ना वहां पर इंटरव्यू देने के लिए, क्योंकि इंटर क्लियर होने के बाद ही आर्टिकलशिप स्टार्ट हो सकती है। ओके? तो आप कैसे उनमें से डिफरेंट हो? तो क्योंकि सर देखो मेरा जो मार्कशीट है पास विद डिस्टिंक्शन है फाउंडेशन लेवल पे, इंटर का भी स्कोर अच्छा होना चाहिए, ऑल इंडिया रैंक के लिए ट्राई कर सकते हो, नहीं तो सभी पास वाले स्टूडेंट्स बैठे हैं वहां पर, तो मैं क्यों डिफरेंट हूँ? उसके लिए ज्यादा मार्क्स लाना भी इम्पोर्टेंट है। तो अगर आपने सुना होगा कि सीए में सिर्फ पास हो गए तो भी चलेगा, तो ऐसे मत रखो दिमाग में। ओके? ज्यादा मार्क्स आ गए तो कोई डांटने वाला है क्या, घर से निकालने वाला है क्या, पेरेंट्स क्यों इतने मार्क्स लाए? अच्छा ही है ना आपके लिए। ओके? इंडस्ट्री में कैसे डिफरेंस है वो मैं बता रही हूँ। सर ने भी क्या बताया आपको कि ओनली सीए एंड ऑल इंडिया रैंकर सीए, इनके पैकेज का डिफरेंस बताया ना आपको, सो आप ट्राई तो करो एटलीस्ट। ओके? उसके बाद इसी रिलेटेड जो हम बात कर रहे हैं कि सीए कोर्स में हम 10-12 जैसे मार्क्स ला सकते हैं क्या, तो देखो पहले ऑल इंडिया रैंक निकालते थे सीए कोर्स में, सीए फाउंडेशन लेवल पे भी, मतलब तो 2019 का मैंने एक मार्कशीट आपके सामने रखा है जो कि ऑल इंडिया रैंकर 1 है। ओके? उसका स्कोर है 365 आउट ऑफ 400, उसको अकाउंट्स में 98 मार्क्स है। सीए फाउंडेशन का अकाउंट्स, हाँ, 12th का अकाउंट्स नहीं। उसको लॉ में 87 मार्क्स है, मैथ्स में 90 एंड इकोनॉमिक्स में 90 फाउंडेशन लेवल। ओके? ये मार्कशीट मैंने जानबूझ के आपको क्यों दिखाई है, क्योंकि ये रिजल्ट्स तो हम देखते ही नहीं है। हम सोसाइटी में सिर्फ क्या सुनते हैं, पास हुआ तो भी बहुत हुआ, पास हुआ तो भी बहुत हुआ सीए कोर्स में, तो हमें क्या लगता है कि ऐसे 90 वगैरह मार्क्स आते ही नहीं है सीए कोर्स में। ओके? वो 12th तक ही था, अभी वो कभी देखने को ही नहीं मिलेंगे 90। तो फिर ये जो सेना अग्रवाल है, सेना ने क्या माइंडसेट रखा होगा कि पास हुए तो भी चलेगा, ऐसा माइंडसेट रहेगा। जब हम टारगेट रखते हैं तभी इतने मार्क्स आ जाते हैं ना,
कि हम 90 के लिए ट्राई करेंगे। ओके, इसने तो आउट ऑफ के लिए ही ट्राई किया होगा अकाउंट्स में, तब जाके 98 आ गए। और 2 मार्क्स भी थेरी में गए होंगे, थेरी क्वेश्चंस भी होते हैं क्योंकि अकाउंट्स में, मतलब बाकी कैलकुलेशन में तो आउट ऑफ ही है इसको। ओके, देन ये एक 2023 का क्लास के स्टूडेंट का है रिजल्ट, अमोघ आचार्य करके। इसको 339 मार्क्स थे। ओके, 91 इन अकाउंट्स, लॉ में 63, मैथ्स में 89 एंड इकोनॉमिक्स में 96। ओके, एंड और भी लास्ट टाइम का 2024 में इंडिया में ही एक स्टूडेंट को 100 आउट ऑफ 100 है इन अकाउंट्स, एंड और एक स्टूडेंट थी उसको इकोनॉमिक्स में 100 आउट ऑफ 100 है। सो ओवरऑल भी मैं स्कोर्स आपको बता रही हूँ पास्ट के, कि क्या क्या मार्क्स अभी तक स्टूडेंट ने लाए हैं। एंड मैंने एक ग्रुप पे आपको एक इंटरव्यू भी शेयर किया था, यूट्यूब की लिंक। ओके, सोहम बंसल का, जो लास्ट बैच का स्टूडेंट था, उसको लॉ में 71 मार्क्स है। ओके, सो लॉ डिफिकल्ट है, लॉ डिफिकल्ट है अगर ऐसे आपने सुना है तो उसमें भी स्टूडेंट स्कोर कर रहे हैं। ओके, उसमें भी 80 90 आ सकते हैं, मतलब लॉ सब्जेक्ट भी आपने अच्छे से पढ़ा तो वो भी स्कोरिंग सब्जेक्ट हो सकता है। ओके, उसको 40 के लिए टारगेट मत करो। ओके, सो अभी समझ में आ गया क्या कि सीए फाउंडेशन में भी स्कोप है आपको अबाउ 70% लाने का। अभी तक आपको लग रहा होगा कि पास होना है फाउंडेशन में, ऐसे ही माइंडसेट से आए होंगे इन क्लास में आते वक्त। ओके, 1 घंटे में अभी चेंज हुआ रहेगा माइंडसेट कि इसमें भी स्कोर कर सकते हैं। पास तो बेसिक है, पास होना ही है, बट स्कोर के लिए ट्राई करो ना। ओके, आपको 10 12 बहुत इंपॉर्टेंट है, 10th बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसे बताया था, करेक्ट? ऐसे बताया था, इसलिए इतनी पढ़ाई की ना आपने। तो मैंने अभी क्या बताया, इंटरव्यू में वो मार्कशीट नहीं इंपॉर्टेंट है। अभी कौन से मार्कशीट इंपॉर्टेंट होने वाले हैं? फाउंडेशन एंड इंटरमीडिएट के, तो ये भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। तो 10th में आपने बहुत डिसिप्लिन मेंटेन किया था, करेक्ट? बहुत टेस्ट लिखे थे, रेगुलरली सब क्लासेस अटेंड किए थे, स्कूल क्लासेस जो भी है, इसलिए वही अभी आप करोगे तो यहाँ पर भी अच्छा रिजल्ट आपका आने वाला है। सो ये क्लास के प्रीवियस बैचेस के रिजल्ट्स है। सो आपका भी नाम ऐसे आ जाएगा और नेक्स्ट ओरिएंटेशन कोर्स में आपका नाम हम ऐड करेंगे यहाँ पर। सो आई होप आपके सारे अभी के लिए डाउट्स क्लियर हुए रहेंगे, मतलब हमसे जो इंफॉर्मेशन देनी थी वो हमने दी है। अभी आपके कुछ डाउट्स है तो वो हम क्लियर करेंगे। यस, 1 बाय 1 आप डाउट्स पूछ सकते हो। हाँ, निगेटिव मार्किंग है 0.25 इन एमसीक्यू वाले पेपर्स, मतलब मैथ्स एंड इकोनॉमिक्स में। तो उसके लिए हम प्रैक्टिस कैसे करवा के लेते हैं, अब जहां पर कॉन्फिडेंट हो उतने ही सॉल्व करने हैं। ओके, सो तुम इमेजिन करो कि तुम केबीसी में बैठी हो, ओके, अमिताभ बच्चन के सामने 1 करोड़ का क्वेश्चन है एंड तुम्हें 5% भी डाउट है उस क्वेश्चन के बारे में, 95% कॉन्फिडेंट हो, 5% डाउट है, तो तुम क्विट करोगी या ट्राई करोगी 1 करोड़ के लिए? क्विट करोगी, यस करेक्ट। मतलब 5% भी डाउट है तो वो क्वेश्चन हम नहीं सॉल्व करते हैं। ओके, सो जो एक स्टूडेंट्स को टेम्पटेशन होता है ना कि सॉल्व करते देखते करेक्ट आ जाएगा, एंड देन निगेटिव मार्किंग स्टार्ट हो जाता है। ओके, सो जितना कॉन्फिडेंट है, 60 क्वेश्चंस कॉन्फिडेंट हो, 60 ही लिखो, 60 आउट ऑफ 60 आ जाते हैं। सो जो हम 4 टेस्ट लिखने वाले हैं ना, तो उसमें वही प्रैक्टिस होती है कि टेम्पटेशन के ऊपर कंट्रोल करना है। ओके, इकोनॉमिक्स में तो क्या होता है बताती हूँ, 2 आवर्स होते हैं, मैथ्स एंड इकोनॉमिक्स के लिए आपको सिर्फ 2 आवर्स होते हैं, एंड 2 आवर्स में से आपके 1 घंटे में ही पेपर हो जाता है, क्योंकि कैलकुलेशंस नहीं होते ना इकोनॉमिक्स में। क्वेश्चन रीड करना है, 4 ऑप्शंस रीड करना है, करेक्ट सर्कल डार्क करना है, तो टाइम बचता है वहां पर। तो स्टूडेंट्स क्या करते हैं, चलो बाकी के क्वेश्चंस भी ट्राई करते हैं, एंड देन उस ट्राई में निगेटिव मार्किंग स्टार्ट होता है। तो जनरली मैं स्टूडेंट्स को क्या बताती हूँ, लास्ट ही पेपर होता है इकोनॉमिक्स। ओके, सो जो
आपने अच्छे से पेपर लिखा है, उसको आपने एक बार रिव्यू भी किया है कि सब करेक्ट लिखा है ना, तो उसके बाद ट्राई मत करो ना, कॉन्फिडेंट नहीं है तो मत सॉल्व करो, आपके पास टाइम बचा है तो नेक्स्ट जो आपकी छुट्टी का पीरियड है उसमें क्या क्या करना है, कौन सी वेब सीरीज देखनी है, कहाँ घूमना है, अभी पेपर के बाद कहाँ पे पार्टी करने के लिए जाना है, वो सोचो ना। ओके, सो आप वो अभी वो नहीं आ रहे क्वेश्चंस, चलो टाइम है, ट्राई करेंगे तो प्रॉब्लम होगा। एंड यही एग्जैक्ट अपोजिट अकाउंट्स एंड लॉ में करना होता है कि पूरा 100 मार्क्स का लिखना है, नहीं आ रहा है तो भी लिखना है कुछ तो, आधा 1 मार्क तो मिल जाएगा, एक एक रन भी इम्पोर्टेंट होती है। ओके, तो वहां पर ट्राई करो, बट जहां पर निगेटिव मार्किंग है वहां पर नहीं रिस्क लेनी है। ओके, सो उसकी प्रैक्टिस हो जाएगी। फर्स्ट टेस्ट में बहुत सारे निगेटिव्स आ जाते हैं, फिर स्टूडेंट्स को समझता है टेस्ट 2 से कि नहीं सॉल्व करना है, कॉन्फिडेंट नहीं है तो। ओके, एक ही मिनट, कौशिक ते पैम्पलेट देना मला। क्लास की इंफॉर्मेशन मैं बताती हूँ कि क्लास कब से स्टार्ट होने वाला है, पता है क्या आपको? 24 मार्च। ओके, मंडे से हमारा क्लास स्टार्ट हो रहा है एंड क्लास का टाइमिंग रहेगा मॉर्निंग 8 to 1:30। ओके, बैच जो है वो 4 मंथ्स के लिए है, सो 24 मार्च से अप्रैल मई जून जुलाई। ओके, 24 जुलाई के आसपास बैच खत्म हो जाएगी एंड उसके बाद पूरा अगस्त महीना रिवीजन एंड टेस्ट सीरीज होने वाले हैं। ठीक है, एंड सितंबर में आपकी एग्जाम होंगी। जो स्टूडेंट्स जैन में लिखने वाले हैं एग्जाम, उनके लिए भी ये बैच एप्लीकेबल है। ओके, एंड उसके साथ नेक्स्ट बैच भी आप अटेंड कर सकते हो। ठीक है, एंड जो सब्जेक्ट वाइज टाइमिंग रहेगा वो मैं ग्रुप में डाल रही हूँ, 8 बजे कौन सा क्लास होगा, उसके बाद कौन सा क्लास होगा, वो मैं ग्रुप पे डाल रही हूँ। क्लास कहाँ पर होगा? यहाँ पर ही, इसी क्लासरूम में आपका क्लास कंडक्ट होगा। उसके बाद अभी आप जैसे देख रहे हो कि रिकॉर्डिंग भी चालू है। ओके, तो हर रोज ऐसे ही क्लास का रिकॉर्डिंग चालू रहता है और उसका रिकॉर्डिंग आपको ऐप में आता है। ओके, मोबाइल ऐप आपको डाउनलोड करना है, वो मैं बताने वाली हूँ डे 1 को, और ऐप में शाम को ही हम अपलोड करते हैं। सो अगर आप एब्सेंट हो किसी वजह से तो आप रात को देख सकते हो कि आज क्लास में क्या क्या हुआ है, सो नेक्स्ट डे का आपको समझ में आ जाएगा। ओके, एंड और एक चीज कि किसी दिन आप यहाँ पर नहीं आ सकते हो क्लासरूम में, तो जैसे ऑनलाइन स्टूडेंट्स अभी अटेंड कर रहे हैं, ओके, वैसे आप ऑनलाइन जूम की लिंक आपको दी जाएगी डे 1 को ही। ओके, तो क्लासरूम में जो स्टूडेंट्स अटेंड करते हैं उनको सब एक्सेस अवेलेबल है, क्लासरूम से भी आप अटेंड कर सकते हो, ऐसे ऑनलाइन भी किस दिन अटेंड करना है तो कर सकते हो, और रिकॉर्डेड लेक्चर्स का भी आपके पास बैकअप रहेगा। आपने अटेंड किया है फिर भी आज का लेक्चर मुझे फिर से रिवाइज करना है तो भी आप रिकॉर्डिंग फिर से देख सकते हो। रिकॉर्डिंग कितनी बार देख सकते हो, कितनी बार देख सकते हो आप रिकॉर्डिंग, उसको कुछ लिमिट नहीं है। ठीक है, एंड सारे लेक्चर्स का रिकॉर्डिंग अवेलेबल होगा। ओके, आपको डे 1 को क्या क्या लाना है, अगर आपके आईसीआई के मॉड्यूल्स आए हैं तो वो लाने हैं। ओके, 4 नोटबुक्स फॉर ऑल सब्जेक्ट। उसके बाद कैलकुलेटर, मैम इनको लाने दो फर्स्ट डे से। हाँ, सो नॉर्मल कैलकुलेटर लाना है, साइंटिफिक कैलकुलेटर अलाउड नहीं है। ओके, वो M+, M-, MRC बटन्स होने चाहिए। मैं आपको दिखाती हूँ कैलकुलेटर कौन सा वाला अलाउड है सीए एग्जाम्स में। उसके बाद ब्लैक पेन कंपलसरी है सीए एग्जाम्स में, तो हम क्लास में भी ब्लैक पेन की आदत करेंगे। सो ब्लैक बॉल पेन, जेल पेन दोनों चलेगा। स्केल लगेगी 30 सेंटीमीटर की बड़ी स्केल चाहिए। सो ये आपके पास डे 1 से होना चाहिए। ठीक है, एंड अगर मॉड्यूल्स नहीं है, अभी तक नहीं आए हैं तो भी कुछ प्रॉब्लम नहीं है। एंड यहाँ पर आपको स्क्रीन पे हम मॉड्यूल दिखाते हैं। ओके, सो कुछ प्रॉब्लम नहीं आएगा। एंड सॉफ्ट कॉपी भी आपको कहाँ से मिलती है, वेबसाइट पे पता है क्या? ओके, सो डे 1 को मैं सब आपको आईसीआई की वेबसाइट एक्सप्लेन करूंगी कहाँ से क्या क्या आपको मिलने वाला है। एंड फर्स्ट 8 डेज आप डेमो लेक्चर्स अटेंड कर सकते हो, मतलब फ्री में लेक्चर्स अटेंड कर सकते हो, उसके बाद आप एडमिशन ले सकते हो। ओके, तो आप कंफर्टेबल जब हो जाओगे सारे टीचर्स के साथ तब आप एडमिशन ले सकते हो।
जिनका सीए फाउंडेशन का रजिस्ट्रेशन अभी तक नहीं हुआ है सीए इंस्टीट्यूट में, तो आपको नीचे ऑफिस में रसिका मैम है, मैम विल हेल्प यू फॉर रजिस्ट्रेशन। ओके, सबका 12th हो चुका है ना अभी? हाँ, ओके, ठीक है। यस, तो अभी के लिए मैं रिकॉर्डिंग स्टॉप कर रही हूँ एंड आपके इंडिविजुअली अभी डाउट्स लेती हूँ।